के लिए लॉयड को बुलाने आती है, लेकिन रूम के अंदर लॉयड उसे कहीं नहीं दिख रहा था। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आती है। और भी सुनिए, क्या हाल है? उसकी आवाज सुनकर रेन डर जाती है और लॉयड बताता है कि वो अपने प्रेजेंस को उसके सिखाए हुए मानव ब्लॉक टेक्निक से छुपा पाया था। वो ये देखकर इंप्रेस हो जाती है क्योंकि इस स्किल को सीखने में उसे 1 साल लग गए थे। और वो कहती है कि लॉयड बहुत अमेजिंग है, लेकिन तभी वो रियलाइज करती है कि वो उसकी मेड है और हड़बड़ाते हुए उससे कहती है कि मास्टर कमाल के हैं, यहाँ पर तुम्हें काम करते हुए तो काफी समय हो गया, तुम्हें अभी तक आदत नहीं हुई। रेन कहती है कि अभी भी उसे थोड़ा समय लगेगा, सिल्फा उसे सारी चीजें सिखा रही है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और उसे सही तौर तरीके सीखने में काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन वो प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी सब कुछ सीख जाएगी। जब आसपास कोई ना हो तो मुझसे नॉर्मल तरीके से बात कर सकती हो। लेकिन तभी वहाँ पर सिल्फा आ जाती है और लॉयड से कैजुअल तरीके से बात करने के लिए रेन की खटिया खड़ी करने लगती है। इसके बाद हम सिविलियंस को देखते हैं जो कि डीमंस की मचाई हुई तबाही को ठीक कर रहे थे। दूसरी तरफ लॉयड गालालेओ के जालों पर उछल रहा है। वहीं लॉयड के फादर ने लॉर्डस का गवर्नर चुनने की उसे पावर दी थी और उसने गालालेओ को चुना है। इसके बाद वहाँ बेबीलोन आता है और कहता है कि डीमन ने बहुत ज्यादा तोड़फोड़ मचा दी थी, तो सारी चीजों को रिपेयर करने में समय लगेगा। अब मैं इस सिटी का गवर्नर हूँ, मैं इसकी हालत दोबारा वैसी नहीं होने दूंगा, पर डीमन से बचने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत होगी। अगर तुम एक डिमोनिक राय सुनना चाहो तो मैं तुम्हें डिवाइन सोर्सरी सजेस्ट करना चाहूंगा। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि ग्रिम एक डीमन है, तो ये सुन के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब तक उन्हें लग रहा था वो बस एक बकरी है। तुम सबका दिमाग खराब है क्या? कौन सी बकरी में ताकत होती है? लपट झंडूस से। सुन मेरी बात, डिवाइन सॉर्सरी इस तरह का मैजिक है जिसे सिर्फ चर्च के प्रीस्ट ही यूज कर सकते हैं और वो इविल को डिस्पेल करने के लिए गॉड की होली पावर का यूज करते हैं। लेकिन टालिया और क्रो को ये सारी चीजें बकवास लग रही थी क्योंकि वो भगवान में मानते ही नहीं। तो लगता है तुम्हें अब भगवान को मानना शुरू कर देना चाहिए। चलो चर्च को ज्वाइन करो जाके। लेकिन चर्च का नाम सुन के लॉयड के पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है कि वो कभी बाद में चर्च जाएंगे। ये सुन के सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ग्रिम उससे पूछता है कि पहले क्या हुआ था। असल में मैं पहले चर्च का मेंबर था, पर मेरी कुछ हरकतों की वजह से मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। लेकिन वो अब भी डिवाइन सॉर्सरी सीखना चाहता था, तो फिर से चर्च को ज्वाइन करने का डिसाइड करता है। लॉयड चर्च के पास पहुंच जाता है। एक सेकंड, तुम मेरे साथ यहाँ क्या कर रही हो? तो बताती है कि उसे सिल्फा की जगह यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि वो काम में काफी ज्यादा बिजी है और वो उसके साथ और समय भी बिताना चाहती थी। वो ये बोलते बोलते इतना शर्मा जाती है कि अचानक से जाकर शीरो को हक कर लेती है। वहीं अगर वो डिवाइन सॉर्सरी सीखना चाहते हैं तो उन्हें चर्च के काफी ज्यादा काम करने पड़ेंगे। इसके बाद वो सब लोग चर्च के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पहले तो लॉयड की प्यारी शक्ल देखकर वो उससे बड़े अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें याद आता है कि वो है कौन, वो उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। तुमने जो 2 साल पहले यहाँ किया था मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, तुम राक्षस हो राक्षस। लॉयड ने 2 साल पहले ऐसा कर क्या दिया? तभी वहाँ पर एशर नाम की लड़की आती है जो कि लॉयड को देखकर बहुत खुश थी और कहती है कि उस बात को तो काफी टाइम हो चुका है और भगवान तो सबको माफ करते हैं और बाकी की सिस्टर्स भी लॉयड से अब गुस्सा नहीं है। तुम चाहे जो मर्जी कह लो, मैं इस शैतानी औलाद को कभी माफ नहीं कर सकता। तभी उसकी नजर शीरो पे जाती है जो कि उसे बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, तो वो लॉयड को मौका देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो जाके सीधा शीरो को गले लगा लेता है। जिसके बाद वो लॉयड और उसके साथियों से कहता है कि वो अपने काम करना शुरू कर दें, लेकिन लॉयड बड़ी ही जल्दी काम से बोर हो जाता है और वो एक वेस को तोड़ देता है, लेकिन बिना उसका कुछ किए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर एशर आ जाती है और वो ये देखकर खुश थी कि लॉयड को कुछ भी नहीं हुआ था और एशर कहती है कि वो फादर से माफी मांगने में उसकी मदद करेगी। इसके बाद वो साथ में मिलकर सभी टुकड़ों को उठाते हैं और लॉयड उन्हें फेंकने के लिए चला जाता है। रेन एशर से पूछती है कि लॉयड इतने अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है, लेकिन एशर उसे बताती है कि वो हमेशा से ही ऐसा ही है, मैजिक के अलावा उसे किसी चीज में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। वो जानती है कि चर्च को लॉयड ने इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि वो डिवाइन सॉर्सरी सीखना चाहता है। जब 2 साल पहले वो चर्च में आया था तब भी वो चीजों को तोड़ता ही रहता था। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब लॉयड एक वेस को तोड़ देता है और एशर ये देखकर खुश थी कि उसे कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन लॉयड कहता है कि उसे उसके साथ थोड़ा और सख्त होना चाहिए, तो वो उसे हल्की सी डांट लगा देती है। लेकिन लॉयड कहता है कि इतना काफी नहीं है, इसकी जगह उसे डिवाइन सॉर्सरी का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देना चाहिए। लेकिन एशर उसे बताती है कि डिवाइन सॉर्सरी का यूज सिर्फ इविल से लड़ने के लिए करना चाहिए और उससे पूछती है कि क्या वो साथ में गाना गाना चाहेगा, लेकिन लॉयड सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से जाने लगता है। इसके कुछ समय बाद चर्च के अंदर एक डीमन आ जाता है जिसकी वजह से सभी लोग बाहर भागने लगते हैं और तुम लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया है, इस डीमन को लॉयड ने समन किया था क्योंकि वो चाहता है कि एशर डिवाइन सॉर्सरी का यूज करके उस डीमन को हरा दे। तभी एशर लॉयड को बचा लेती है, लेकिन इस दौरान उसके सर में चोट लग जाती है और वहां से खून बहने लगता है। इसकी वजह से लॉयड को बुरा लगने लगता है और डीमन वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद लॉयड ने सारी चीजें कन्फेस कर ली थी, जिसकी वजह से सभी लोग उसे शैतान की औलाद बुलाने लगे थे और उसे चर्च से परमानेंटली बैन कर दिया गया। लेकिन एशर जानती है कि लॉयड दिल का बहुत अच्छा इंसान है क्योंकि उसने उसके साथ बहुत समय बिताया है और वो
उसे अपने साथ गाना गाने के लिए इनवाइट करना चाहती है। दूसरी तरफ लॉयड फादर के फेवरेट वेस्ट के टुकड़े को कचरे के डब्बे में डाल देता है। तभी उसकी नजर उसकी बहन सारिया पर जाती है, जिसे 2 सड़क चाप गुंडे परेशान कर रहे थे और वो उसकी कुटाई करने की धमकी देने लगते हैं। लेकिन तभी सारिया उनसे पूछती है कि क्या वो इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हैं। वो दोनों बताते हैं कि उन्हें बस तबला पीटना आता है और वो भी सिर्फ मुक्कों से, इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकते। ये सुन के सारिया उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। बेबीलोन लॉयड से उसकी बहन के बारे में पूछता है। लॉयड बताता है कि वो म्यूजिकल प्रोडिजी है जो कि सारे इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही बेहतर तरीके से बजा सकती है, लेकिन म्यूजिक के अलावा उसे कुछ नहीं आता। तो उन दोनों की ज्यादा बातें नहीं होती। तभी वो गुंडा सारिया को हवा में उठा लेता है और कहता है कि वो एक इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से बजा सकता है और वो है लड़कियां। तभी वहाँ पर एशर आ जाती है और उसे रोकते हुए कहती है कि वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन वो गुंडा उसी को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन जिस तरह की वो आवाजें निकाल रही थी वो सारिया को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। ये सब देख के फादर को लगने लगता है कि उनके रिसाइटल की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, लेकिन लॉयड को पता नहीं था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तो बेबीलोन उसे बताता है कि सारिया और एशर साथ में परफॉर्म करने वाले हैं और उनका म्यूजिक बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि जो भी उन्हें सुनता है वो उन्हें हील कर देता है। ग्रिम को लगता है कि शायद यही डिवाइन सॉर्सरी है और वो उसे कैंसिल होने नहीं दे सकता था। तो वो रन से कहता है कि वो उन गुंडों को ठिकाने लगा दे। वहीं वो गुंडा अभी तक उन लड़कियों से अलग अलग आवाजें निकालने की तैयारियां कर रहा था। तभी रन अपनी माना फोकस टेक्निक का यूज करती है और अपनी पावर से वहां पर ज्यादातर लोगों को सुला देती है। ये देखकर ग्रिम और लॉयड उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि माना फोकस की वजह से अब वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पा रही है और साथ ही अपनी ट्रेनिंग की वजह से वो अपने पॉइजन को बेहोश करने के लिए यूज कर सकती है। लेकिन जब वो उसकी तारीफ कर रहा था वो दोनों गुंडे उठ पड़ते हैं और रन उससे माफी मांगने लगती है, क्योंकि वो उन दोनों को बेहोश नहीं कर पाई। वो दोनों लॉयड के ऊपर अटैक करने जाते हैं, लेकिन वो जेड की टेक्निक का यूज करके उन दोनों को कहीं दूर टेलीपोर्ट कर देता है। लेकिन लॉयड कहता है कि उसे और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उन दोनों को उसने कहां पर भेज दिया है। जब फादर को होश आता है लॉयड उसे बताता है कि उसके दोस्तों ने उन गुंडों को ठिकाने लगा दिया, लेकिन बेबीलोन के डर के मारे हालत खराब हो रखी है। ये तो नन्हा मुन्ना सा बालक है, जेड की टेक्निक अभी कुछ समय पहले ही देखी थी इसने और यूज भी कर रहा है उसे। तभी सारिया लॉयड को काफी गौर से देखने लगती है और कुछ सेकंड्स देखने के बाद उसे याद आ जाता है कि वो है कौन, जो सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने छोटे भाई का नाम भूल चुकी थी। एशर बताती है कि सारिया सिर्फ उन्हीं को याद रखती है जो कि म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। भाई क्या खानदान है, सबके सब एक से एक नमूने हैं। एशर कहती है कि लॉयड गा सकता है तो उसे उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन सारिया को लगता है कि वो उनकी परफॉर्मेंस को बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसने जरा भी प्रैक्टिस नहीं की थी। और वो उससे कहती है कि वो उनके रिसाइटल को गौर से देखे। शायद वो रिचुअल के साथ डिवाइन सॉर्सरी यूज करने वाले हैं। मेज माना सिग्नेचर का यूज करके अलग अलग चीजें बनाते हैं, पर वो रिचुअल के जरिए भी सेम चीजें कर सकते हैं, जैसे नाच कर या फिर गाकर। उसी वक्त लॉयड और बेबीलोन को कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो कुछ इमेजिन कर रहे हैं और अभी के लिए इग्नोर कर देते हैं। फादर सभी को वाइन दे रहे थे और एशर और सारिया अपनी परफॉर्मेंस को शुरू करते हैं। सभी को उनकी परफॉर्मेंस बहुत कमाल की लग रही थी और ये देखकर ग्रिम समझ जाता है कि वो लोग डिवाइन सॉर्सरी का यूज कर रहे हैं। तो वो लॉयड को उसकी तलवार दे देता है, जिसकी मदद से वो मैजिक पार्टिकल को अब्सॉर्ब करता है और अब वो उसके माना सिग्नेचर को देख पा रहा था। लॉयड ने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी और उसे लगता है कि ये माना पार्टिकल्स सभी को हील कर रहे हैं। एक सेकंड ग्रिम, इससे तुम्हें नुकसान तो नहीं हो रहा? नहीं, इस मैजिक स्पेल की कास्टर एशर है और उसमें इतना माना नहीं है जो कि वो मुझे नुकसान पहुंचा सके। मैं माना सिग्नेचर को नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन मुझे कब से ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे ऊपर से देख रहा हो। शायद ये कोई गॉड का सर्वेंट है। मैं जल्दी यहाँ पर वापस आऊंगा। जिसके बाद वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और वो उसके पास टेलीपोर्ट हो रहा था, जो कि उससे कब से देख रहा है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में उसे बहुत ज्यादा समय लग रहा है। जाते जाते वो अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है, जहाँ पर चारों तरफ बादल ही बादल थे। उन्हें समझ नहीं आता कि वो आखिर है कहाँ पर, तो वो इधर उधर भटकने लगते हैं और थोड़ी देर में उन्हें एक एंजल दिखती है जिसका नाम जिरल था और वो एक टेंपल के ऊपर बैठी हुई थी। यही तो है जो कि मुझे देख रहा था। लेकिन तभी उन लोगों को पता लगता है कि वो असल में उन दोनों लड़कियों को परफॉर्म करता हुआ देख रहा था, क्योंकि वो उन दोनों का बहुत बड़ा फैन है और वो सिर्फ उनके पसीने की खुशबू सूंघने के लिए ह्यूमंस की दुनिया में जाने को तैयार है। भाई क्या बना दिया इसे। लॉयड उसके ऊपर बादल फेंकने लगता है, जो देख के जिरल उसके ऊपर भड़क जाता है, लेकिन तभी उसके दिमाग की घंटी बजती है और उसे समझ नहीं आता कि एक ह्यूमन यहाँ पर कर क्या रहा है, क्योंकि एक डायमेंशनल दीवार ह्यूमंस की दुनिया और पैराडाइज को अलग रखती है। लॉयड उससे कहता है कि वो उसे डिवाइन सॉर्सरी सिखाए, लेकिन एंजल को लग रहा था कि उसकी खूबसूरती को देखकर उन सबका दिमाग खराब हो गया है और वो कहता है कि अगर वो लोग चाहे तो उसके पैरों को चूम सकते हैं। ये सब सुन के ग्रिम को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि वो बकवास बंद करे और चुपचाप उन्हें डिवाइन सॉर्सरी सिखाए, नहीं तो वो सबको बता देंगे कि वो एशर और सारिया के साथ क्या क्या करने की बातें कर रहा था। लेकिन जिरल कहता है कि वो जिसे चाहे बता सकता है, उस जैसे टिंगू डीमन पर कोई भरोसा नहीं करेगा। जिरल कहता है कि वो डिवाइन सॉर्सरी सिखा सकता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जो इसके लायक हैं, और उन दोनों को यहाँ से दफा होने को कहता है, लेकिन लॉयड जाने से मना कर देता है। तो जिरल अपने लक से स्पेल का यूज करके डिवाइन स्वॉर्ड्स को समन करता है और उनसे लॉयड के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लॉयड अपने बैरियर मैजिक का यूज करके खुद को बचा लेता है। दूसरी तरफ बेबीलोन रन से पूछता है कि जाने से पहले लॉयड ने कुछ कहा था। रन कहती है कि उसने महसूस किया था कि कोई उसे घूर रहा है। बेबीलोन कहता है कि उसने कुछ और सेंस किया था और वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए बाहर जाने लगता
लगता है। इसके बाद हम वापस से उन दोनों की फाइट को देखते हैं, जहाँ लॉयड जिरियल के अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर रहा था और कहता है कि डिवाइन सॉर्सरी काफी मजेदार है क्योंकि उसकी तलवारें स्टील जितनी मजबूत हैं और वो उसे अब्सॉर्ब भी नहीं कर पा रहा क्योंकि वो मैजिक नहीं बल्कि असली ऑब्जेक्ट जैसी हैं। तो वो अपनी तलवार को वापस ग्रिम को दे देता है। उसे लगता है कि लक्सस तलवारें माना से बनी है और वो देखना चाहता है कि आखिर वो कितनी ज्यादा ताकतवर है। तो वो हवा में कूद जाता है और जिरल के ऊपर 4 बड़े बड़े मैजिक बॉल्स से अटैक करता है। उसके अटैक को देखकर जिरल की भी फट जाती है और वो ये देखकर हैरान था कि उसने रेल्म की दीवार में 4 छेद कर दिए हैं। तभी अचानक से लॉयड उसके पीछे आ जाता है। तुम अटैक को डॉज क्यों कर रहे हो यार? वो लॉयड के ऊपर तलवार घुमाता है और कहता है कि उसके लक्सेस इनविंसिबल हैं, लेकिन वो उसके तुच्छ मैजिक से अपने लक्सेस को टच नहीं होने देना चाहता और इसीलिए उसने उसके अटैक को डॉज किया था। वहीं उसे लग रहा था कि लॉयड उससे डर के भाग चुका है, लेकिन वो तो टेंपल पर जाकर खड़ा हो रखा था और कहता है कि वो लक्स की मजबूती को चेक करना चाहता है। मुझ पर एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोचने की भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे तुम्हारे अटैक्स छू भी नहीं पाएंगे, मैं सबको डॉज कर लूंगा। तो लॉयड जेड की टेक्निक का यूज करके जिरियल के चारों तरफ पोर्टल्स बना देता है और एक ही बार चारों तरफ से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिरियल किसी तरह उसके अटैक से बचकर निकल जाता है। उसने इस अटैक को भी डॉज कर लिया। लगता है मुझे कोई और तिगड़म लगानी पड़ेगी। जब गुस्सर में इस टेक्निक को यूज कर रहा था वो वैसे ही इतना खतरनाक था, लेकिन लॉयड के हाथों में पता नहीं क्या होगा इसका। लॉयड, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो वो मर जाएगा। कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो ग्रिम? याद है उसने कहा था उसका लक्सा इनविंसिबल है, इससे क्या हो जाएगा? इसके बाद लॉयड एक पोर्टल बनाकर जिरल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो फिर से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जिरल, प्रिंस लॉयड तुम्हें नहीं मारना चाहते तो बेहतर यही होगा कि तुम उन्हें डिवाइन सॉर्सरी सिखा दो। लेकिन जिरल फिर से कहता है कि उसका लक्सा इनविंसिबल है और वो कभी उसे हिट नहीं कर पाएगा। एक सेकंड, अटैक करने से पहले मुझे टेलीपोर्टेशन स्पेल यूज करना पड़ रहा है, इसलिए वो हर बार डॉज कर पा रहा है। जिरल कहता है कि उसने लॉयड की सारी ट्रिक्स देख ली हैं और अब वो लॉयड के ऊपर अटैक करने जाने लगता है। ये देख के ग्रिम को फिक्र होने लगती है, लॉयड की नहीं जिरल की। और जब जिरल लॉयड को हिट करने वाला था उसी वक्त लॉयड अपने स्पेल को एक्टिवेट कर देता है। जिरल उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डिफेंस टूट जाते हैं। मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, हथियार डाल दो। लेकिन जिरल हार नहीं मानता और कहता है कि उसके लक्सा टूट भले ही गए हों, लेकिन वो इन्फिनाइट हैं और वो जितनी मर्जी बार उन्हें रिपेयर कर सकता है। ये सुन के लॉयड और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है और जानना चाहता है कि वो कितनी बार उसे रिपेयर कर सकता है और वो फिर से जिरल के ऊपर अटैक करने की तैयारी करने लगता है। ये देख के वो डर जाता है और कहता है कि वो सब कुछ झूठ बोल रहा था, लेकिन लॉयड के कानों तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। लॉयड देखता है कि जिरल ट्रांसपेरेंट हो रखा था और ग्रेम उसे बताता है कि ऐसे बींग्स माना से बने होते हैं, तो सारा माना खत्म होने की वजह से वो ऐसा हो गया है। चलो, मुझे ये तो पता लग गया कि वो ना ही इनविंसिबल है ना ही इन्फिनाइट, लेकिन माना से फिजिकल ऑब्जेक्ट बनाए जा रहे हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। जिरल सोचता है कि क्योंकि वो तो मरने वाला है अब लॉयड डिवाइन सॉर्सरी नहीं सीख पाएगा, लेकिन तभी लॉयड उसमें अपना माना ट्रांसफर करने लगता है और कहता है कि वो उसे डिवाइन सॉर्सरी सिखाए, लेकिन असल में उसने कुछ ज्यादा ही माना दे दिया था क्योंकि अब वो फूला हुआ भटूरा लगने लगा है। वहीं जिरल को लॉयड की पावर्स इंटरेस्टिंग लगती है और वो किसी तरह उन्हें छीनना चाहता है। मैं तुम्हें डिवाइन सॉर्सरी सिखा सकता हूँ, पर हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। लेकिन असल में वो उसे पोजेस करना चाहता है ताकि वो अर्थ पर जाकर उन दोनों कुड़ियों से मिल सके। वो अपने स्पेल से लॉयड की बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसे लगता है कि उसका प्लान काम कर गया, लेकिन तभी उसे पता लगता है कि वो लॉयड का हाथ बन चुका है। ये देखकर ग्रिम उसके ऊपर हंसने लगता है। अरे बेवकूफ, लॉयड के पास तुमसे ज्यादा माना है तो उल्टा उसने तुझे ऑब्जॉर्व कर लिया, गधे। लॉयड उससे पूछता है कि क्या पैक्ट पूरा हो चुका है। हाँ बिल्कुल, अगर कोई डिवाइन सॉर्सरी यूज करना चाहता है तो एक एंजल को कास्टर की सोल के ऊपर माना सिग्नेचर बनाना होता है और क्योंकि वो उसके साथ जुड़ चुका है वो अब डिवाइन सॉर्सरी का यूज कर सकता है और लॉयड को लगता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग और पावरफुल है। वहीं ग्रिम सोचने लगता है कि अब लॉयड के पास इतनी ताकत है कि वो नर्क और स्वर्ग दोनों पर राज कर सकता है, लेकिन तभी लॉयड कहता है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उसे नई चीजें सीखना बहुत पसंद है, लेकिन उसने डिवाइन सॉर्सरी कुछ ज्यादा ही जल्दी सीख ली। इसके बाद लॉयड लक्सा स्पेल को कास्ट करने की कोशिश करने लगता है और जिरल उसे बताता है कि उसकी फॉर्म यूजर के ऊपर डिपेंड करती है और उसे सबसे पहले तलवार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लॉयड स्पेल को कास्ट करना शुरू कर देता है और अब क्योंकि जिरल उसके साथ जुड़ चुका था वो सेंस कर पाता है कि लॉयड बिल्कुल प्योर और इनोसेंट है, बिल्कुल उस इंसान की तरह जिससे वो काफी साल पहले मिला था। लेकिन जब लॉयड स्पेल को कास्ट करना खत्म करता है उसने एक बड़ा सा मॉन्स्टर बना दिया था जो कि रेल्म को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये देख के वो दोनों डर जाते हैं। प्रिंस लॉयड, आप क्या कर रहे हैं? रुक जाओ। रुक जाऊं? पर अभी तो ये बंदी पूरी भी नहीं हुई। और जिरल को समझ आता है कि उसका लक्सा इतना अलग इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसका माना पूल बहुत ज्यादा है और उसकी पर्सनैलिटी भी अलग है और वो मॉन्स्टर का लुक बिल्कुल एक आर्कएंजल के पंख जैसा था। अबे पागल आदमी, ये समय इंप्रेस होने का नहीं है, हमें किसी तरह इसे रोकना होगा। दूसरी तरफ हम बेबीलोन को देखते हैं जो कि गार्डन में जाता है और वहाँ से उसे कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। उसे लगता है कि शायद यहाँ पर उसे डिवाइन सॉर्सरी के बारे में क्लू मिल जाएगा और वो इन्वेस्टिगेट करने लगता है, लेकिन तभी एक आदमी उसके पास आ जाता है। क्या तुम यहाँ पर गुम हो गए हो? तुम्हें चर्च के अंदर वापस चले जाना चाहिए। बेबीलोन उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन। वो बंदा कहता है कि वो एक पेस्टर है। पेस्टर बेसिकली किसी चर्च का लीडर होता है, लेकिन बेबीलोन को उसके ऊपर ये कि उसने चर्च का कोई भी सिंबल नहीं पहना हुआ था। अच्छा, तुम उसकी बात कर रहे हो? वो मैं पहनना भूल गया। ये देखो, ये मेरे पास ही है। तभी वहाँ पर
शीरो के साथ रहना चाहती है, जो कि जब उस बंदे को देखता है वो उसके ऊपर गुर्राने लगता है। आपकी रोजरी थोड़ी अजीब सी नहीं लग रही? क्योंकि अगर आप चर्च के इतने समय से मेंबर हैं तो ये इतनी साफ तो नहीं होनी चाहिए थी। ये सुन के वो बंदा उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे लॉयड टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता है और वो उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो बंदा लॉयड से भी लड़ने के लिए खड़ा था, लेकिन लॉयड उसे इग्नोर करता हुआ वहां से चला जाता है। लेकिन जब जिरेल उस बंदे को देखता है ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे पहचानता है। इसके बाद वो एशर के पास जाते हैं, जो कि उन्हें बताती है कि वेदर की वजह से उनकी परफॉर्मेंस रोकनी पड़ी। वहीं अपने दोनों स्टार्स को अपने सामने देखकर जिरेल पगला रखा है। इसके बाद बेबीलोन एशर से उस गार्डन के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि वहीं पर मरे हुए पेट्स को दफनाया जाता है। क्या इसी वजह से वहां से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी? लेकिन फिर भी वो बंदा कौन था? अरे हाँ फादर अंकल, मैं चर्च से जा रहा हूँ, मुझे भी इन सब पछड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। लॉयड जो चाहता था वो उसे मिल चुका है। इसके बाद हम फिर से उसी आदमी को देखते हैं जो कि अपने रोजरी को और गंदा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अपना ओरिजिनल खोने के बाद ये उसे नया मिला है। तभी जमीन के अंदर से एक अजीब सा क्रीचर बाहर आने लगता है। फिक्र मत करो, उन लोगों का पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। जिस दिन का हमें इंतजार था वो जल्द ही आने वाला है। इसके बाद जिरेल लॉयड के दोस्तों को भी लक्सा बनाने में मदद करता है। लॉयड कहता है कि जितने ज्यादा लोग इसका यूज कर पाएंगे उतने अच्छे से वो एक्सपेरिमेंट कर पाएगा, और वो जिरेल से कहता है कि वो उनके लिए भी एक पाथ बना दे ताकि वो बिना रिचुअल के डिवाइन सॉर्सरी को यूज कर पाए। वो तो सिर्फ मैंने आपके लिए किया था और एक और बंदे के लिए, मैं इनके लिए वो नहीं करूंगा। चलो वो सब ठीक है, क्या तुम ग्रिम की तरह अपना साइज छोटा नहीं कर सकते ताकि कम लोगों का ध्यान तुम पर जाए? मैं कर सकता हूँ, पर मैं इस घटिया बकरे जैसा क्यों दिखूं? अब ये मत कहना, अपने साइज को तुम छोटा भी नहीं कर सकते। लेकिन ये सुन के जिरेल चिढ़ जाता है और खुद को एक पीली सी बर्ड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। तो प्रिंस लॉयड, मेरी नई ट्रांसफॉर्मेशन कैसी लगी? लेकिन लॉयड उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था और अपने चाय पीने में व्यस्त है। इसके बाद जिरेल उन्हें बताता है कि एशर प्यूरिफिकेशन क्लास की डिवाइन सॉर्सरी यूज कर रही थी, जो कि इविल क्रीचर्स को खत्म कर देती है। इसके बाद वहां पर वो दोनों गुंडे आ जाते हैं जो कि लॉयड को देखकर उसके ऊपर अटैक करने वाले थे, और हमें पता चलता है कि वो लोग लॉर्डस के रहने वाले हैं और गैलीलिया के लिए काम करते हैं। मास्टर लॉयड, मैं नहीं जानता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पर इनकी गलती के लिए मैं अपनी उंगलियां आपको ऑफर करना चाहता हूँ। वही उन गुंडों को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग इस छोटे से बच्चे से इतनी इज्जत से क्यों बात कर रहे हैं, और वो उसके ऊपर अटैक करने जाते हैं। लेकिन लॉयड अपने ग्लो स्पेल का यूज करके उनका हृदय परिवर्तन कर देता है और वो दोनों अब बड़े ही अच्छे इंसान बन चुके हैं। और वो लॉयड से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि जो उन्होंने उसकी बहन के साथ किया था वो उसके लिए भी माफी मांग लेंगे। वहीं जब जिरेल को पता लगता है कि उन दोनों ने क्या किया था, वो उन्हें मारने के लिए जाने लगता है और उन लोगों से पूछता है कि रेन और बेबीलोन ने इन दोनों को क्यों नहीं पहचाना था। कालिया कहती है कि वो लोगों से थोड़ा दूरी रहते थे, इसलिए वो उन्हें नहीं जानते। दूसरी तरफ हम बेबीलोन को देखते हैं जो कि अभी तक चर्च में ही है और उसका बनाया हुआ खाना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है। लेकिन पेस्टर इस बात से दुखी था कि लॉयड एक दिन के बाद ही यहाँ से चला गया। वहीं जिरेल ने बेबीलोन को भी डिवाइन सॉर्सरी सिखा दी है और जाने से पहले लॉयड ने उससे कहा था कि वो यहाँ पर सब चीजों का ध्यान रखे। इसके बाद लॉयड अपने घर में वापस आ जाता है। वहीं जिरेल खुश था कि वो लॉयड के साथ आया है क्योंकि उसकी जिंदगी स्वर्ग से भी ज्यादा मस्त है, लेकिन उसका ठरकपना यहाँ पे भी बाहर आने लगता है। तो क्रिम खींच के उसे थप्पड़ मारता है। तभी एक कबर्ड से दूसरा लॉयड बाहर आता है जो देखकर जिरेल कंफ्यूज हो जाता है। ग्रिम उसे समझाता है कि एक वुडन डॉल है जिसे कि लॉयड ने अपने छोटे मोटे काम करने के लिए बनवाया है। ये सुन के जिरेल सोचने लगता है कि वो वुडन डॉल को पोजेस कर सकता है और फिर मेट्स के साथ नहाने जा सकता है। लेकिन ये सुन के ग्रिम फिर से उसे एक थप्पड़ मार देता है और कहता है कि अगर उसने डॉल को हाथ भी लगाया तो उसे वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। आगे लॉयड कह रहा होता है कि वो गोल्स को मारने जाएंगे क्योंकि डिवाइन सॉर्सरी को टेस्ट करने के लिए एंडेड से लड़ना सबसे बेस्ट तरीका है। तभी वहां पर सिल्फा आ जाती है और लॉयड उससे कहता है कि वो उसके साथ गूल हंटिंग पर चले और वो तुरंत ही उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो ग्रेट डेन ब्रिज की तरफ जाने लगते हैं जहाँ की कहा जाता है कि बहुत सारे गूल्स होते हैं, पर रन को यकीन नहीं होता कि उस जगह पर गूल्स रहते हैं क्योंकि उसके आसपास का एरिया बहुत ही चहल पहल वाला है। लॉयड सिल्फा से पूछता है कि क्या वो अपने सेंसेस का यूज करके गूल्स का पता लगा सकती है, लेकिन सिल्फा कहती है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि गूल्स और सड़े हुए खाने की स्मेल एक जैसी होती है। तभी वहां पर सेरिया और एशर आ जाते हैं जो कि उन्हें साथ में पैनकेक खाने के लिए इनवाइट करने आए थे। ये सुनते ही जिरेल उनके साथ जाने के लिए उछलने लगता है, लेकिन ग्रिम उसे चुप कराता है और कहता है कि उन्हें पहले गूल्स को हंट करना है। पर लॉयड भी पैनकेक्स खाना चाहता था तो वो उनके साथ चले जाते हैं और ग्रिम कहता है कि ये पहली बार है जब उसने लॉयड को इतना एक्साइटेड देखा था। लॉयड कहता है कि पैनकेक्स इतने ज्यादा टेस्टी होते हैं कि उनका टेस्ट बिल्कुल मैजिक जैसा लगता है और सारिया उसे टिप्स देने लगती है कि उसे पैनकेक्स को कैसे खाना चाहिए। इसके बाद वो सभी लोग पैनकेक्स खाने लगते हैं और एशर उनसे पूछती है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो वो उसे बताते हैं कि वो यहाँ पर गूल्स को हंट करने आए हैं। एशर उन्हें बताती है कि बहुत सारे लोगों ने चर्च का सहारा लिया है क्योंकि उनके ऊपर गूल्स ने अटैक किया था और उसे उन एरियाज के बारे में बताती है जहाँ पर गूल्स को देखा गया था, लेकिन जितने एडवेंचरर्स भी उन्हें मारने के लिए गए थे वो सब अभी मिसिंग है। वहीं इन सब चीजों की वजह से सारिया नहीं चाहती थी कि उनकी परफॉर्मेंस फिर से कैंसिल हो जाए क्योंकि इस बार किंग और पोप दोनों उनकी परफॉर्मेंस को अटेंड करेंगे। आगे रैन सभी गूल्स को हराने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वो नहीं चाहती कि गूल्स बाकियों की जिंदगी को तबाह करना जारी रखें। इसके बाद वो ग्रेट डीन ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं पर रैन को समझ नहीं आता कि यहाँ पर गूल्स आखिर होंगे कहाँ। तो लॉयड बताता है कि वो जरूर नालियों
की तरफ होंगे। वहीं सेंसस तेज होने की वजह से शीरो और सिल्फा को पहले ही बदबू आने लगती है, लेकिन लॉयड अंदर जाना चाहता था क्योंकि उसे मिसिंग एडवेंचरर्स की फिक्र हो रही है, खासकर उसकी जिसे उसने पहले भेजा था। तो अभी सोर्स में से टाओ बाहर आती है जो कि उसे गले लगा लेती है और वो खुश थी क्योंकि लॉयड को उसकी फिक्र हो रही थी। तो अभी सिल्फा उसके टकले पर मारती है और बताती है कि लॉयड यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि वो अपनी डिवाइन सॉर्सरी को टेस्ट करना चाहता था। आगे लॉयड उससे पूछता है कि क्या गूल्स स्टोर के अंदर छुपे हुए हैं, पर टाओ उसे बताती है कि जब वो अंदर थी वो खो गई थी और उसे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उसने लॉयड की प्रेजेंस फील की वो वहां से बाहर निकल पाई। टाओ बताती है कि सुअर्स के अंदर वो ची का यूज नहीं कर सकती तो वहां से जाने लगती है। बस इतनी सी बात, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज करके वहां से सारे डार्क मायाज़मा को खत्म कर देता है। इसके बाद वो सोर्स के अंदर चले जाते हैं, जहां जाने पर उन्हें पता लगता है कि लॉयड के मैजिक ने उस एरिया के अंदर सब कुछ साफ कर दिया था और इसकी वजह से टाओ पहले की तरह थकी हुई महसूस नहीं कर रही थी। लेकिन चीजें अब इतनी ज्यादा चमचमा रही थी कि ग्रिम को उन सबसे तकलीफ होने लगती है और हवा साफ होने की वजह से टाओ भी की का यूज कर पा रही थी। तो वो अपनी स्पेशल डिटेक्शन स्किल का यूज करके एरिया को सर्च करने लगती है, जिसकी वजह से उसे गूल्स की लोकेशन का पता लग जाता है। आगे रेन टाओ को मेट के कपड़े देती है और वो उन्हें वहां पर ले जाती है जहां पर गूल्स थे, लेकिन शीरो लॉयड के प्यूरिफाई किए हुए एरिया से बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। लेकिन फिर भी वो लॉयड के लिए अंदर चला ही जाता है। वहीं लॉयड को किसी चीज की स्मेल नहीं आ रही थी तो वो स्पेशल डिटेक्शन को यूज करने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी उसके पास टाओ आ जाती है और पूछती है कि वो उसकी स्किल्स का यूज कैसे कर सकता है। सिल्फा फिर से उसे हिट करती है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं लॉयड उससे पूछता है कि वो अपनी तलवार को क्यों नहीं लेकर आई। सिल्फा बताती है कि वो अपनी अच्छी खासी तलवार को साफ सुथरी रखना चाहती है। ये सुन के टाओ को लगता है ये परफेक्ट मौका है उनके कंपटीशन का, लेकिन सिल्फा इन सब में इंटरेस्टेड नहीं थी। तो वो कहती है कि जो भी कंपटीशन को जीतेगा वो लॉयड के साथ डेट पर जाएगा। ये सुन के सिल्फा भी पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है और रन कहती है कि वो भी इसमें हिस्सा लेना चाहती है। इसके बाद शीरो को चेज करते हुए वहाँ पर काफी सारे गूल्स आ जाते हैं। वो तीनों छोरियां लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन लॉयड उन्हें रोक देता है और डिवाइन सॉर्सरी का यूज करके उन तीनों को लक्सा के वेपन दे देता है ताकि वो उन्हें टेस्ट कर सके। सबसे पहले उन गूल्स से लड़ने टाओ पहुंच जाती है और एक एक करके 4 गूल्स को हरा देती है, लेकिन तभी सिल्फा आकर उसे रोक देती है और उसके किल्स को चुराने लगती है और बड़ी ही जल्दी उसका भी स्कोर 4 पहुंच जाता है। टाओ उससे कहती है कि वो अपने रास्ते जाए, लेकिन सिल्फा उसे समझाती है कि वो तो बस वेपन को टेस्ट कर रही है। और हाँ, एक और बात, तुम्हारे किल्स काउंट नहीं करते, तुमने अपने वेपन का यूज नहीं किया था। जिसकी वजह से वो दोनों फिर से आपस में बहस करने लगते हैं और लगातार एक दूसरे के किल्स चुराते ही जाते हैं। उन दोनों को देख के लग रहा था जैसे उनकी टक्कर बराबरी की हो, लेकिन रन बेचारी पीछे रह गई थी क्योंकि वो तो उनसे कैजुअली लड़ रही है, पर वो भी लॉयड के साथ डेट पर जाना चाहती थी। तो वो अपने वेपन को पॉइजन से एन्चेंट करती है और एक गूल के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन उस गूल से टच होते ही उसका वेपन ही टूट जाता है। अच्छा, मतलब अगर डिवाइन सॉर्सरी में कुछ छेड़छाड़ की जाए तो वो कमजोर हो जाती है। थैंक्स रन, तुम्हारी वजह से मुझे एक आइडिया आया है। इसके बाद वो फिर से उसे एक वेपन पकड़ा देता है। रन को लगता है कि ये पहले वाला ही वेपन है, लेकिन जब वो गूल को हिट करती है इससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो समझ जाती है कि वो पहले से ही पॉइजनस है। ये असल में पॉइजनस नहीं है, बल्कि वेपन के टच होते ही उसकी प्यूरिफिकेशन एबिलिटी उस गूल के अंदर फैलने लगती है। अब डिवाइन सॉर्सरी पूरी तरह से बदलने वाली है क्योंकि अब वो लॉयड के हाथ लग चुकी है। इसके बाद वो तीनों लड़कियां गूल्स को मारना जारी रखती हैं और हम देखते हैं कि उन तीनों के स्कोर बराबर हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। और अब वहां पर सिर्फ एक ही गूल बचा था, लेकिन जब वो तीनों उसके ऊपर अटैक करने जाती हैं वो गूल एक झटके में ही उन्हें पीछे ढकेल देता है। इसके बाद हम फिर से उसी आदमी को देखते हैं जिसने फादर को गले से पकड़ा हुआ था। मुझे सिक्योरिटी पहले ही बढ़ा देनी चाहिए थी, कुछ घुसपैठिए आ चुके हैं। और वो उस छोटे से भूत से कहता है कि वो फादर की बॉडी पर कब्जा कर ले ताकि वो चर्च में फ्रीली घूम सके, लेकिन एशर भी इन सब चीजों को देख लेती है और घबराई हुई उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वहीं वो तीनों लड़कियां घायल होने के बावजूद भी फिर से उठती हैं। वहीं रैन को एक धागा दिखता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। टाओ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन तभी अचानक से वो उसके सामने ही बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर सिल्फा वहां आकर उसे बचा लेती है और टाओ उसे बताने की कोशिश करती है कि वो अपने पैर को मूव नहीं कर पा रही थी। तो सिल्फा उसे बताती है कि उसे अपने हाथ भी अजीब से महसूस हो रहे थे। तभी वो मॉन्स्टर लॉयड के ऊपर धागा फेंकता है, लेकिन लॉयड उसे कैच कर लेता है और जब वो उसकी पावर्स को सेंस करता है उसकी डर के मारे बुरी हालत हो जाती है। मौका देखकर वो तीनों लड़कियां उसके ऊपर साथ में अटैक करती हैं, लेकिन वो इसे भी डॉज कर लेता है। दूसरी तरफ लॉयड उस धागे को एनालाइज कर रहा था और उसे पता लगता है कि एक स्पाइनल थ्रेड है। रन बताती है कि उसने भी उस धागे को देखा था और उसने उस मॉन्स्टर के बारे में पहले भी सुना हुआ है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब जेड रन को न्यूरॉन ब्लाइडेड के बारे में बता रहा था, जिसकी बॉडी माना से बनी हुई स्पाइनल थ्रेड्स बनाती है। जब वो थ्रेड किसी इंसान के शरीर को छूता है वो मॉन्स्टर उस हिस्से को कंट्रोल कर सकता है। उसके पूरे शरीर पर स्पाइनल थ्रेड्स लिपटे हुए हैं जिनके ऊपर अटैक्स को डॉज करने के लिए और काउंटर अटैक करने के लिए माना सिग्नेचर लगा हुआ है। इसकी वजह से उसकी रिएक्शन स्पीड बहुत ज्यादा है। सिविल वॉर के दौरान उसे बायोलॉजिकल वेपन की तरह भेजा गया था और उसके रास्ते में जो भी आया उसने उसे मार दिया, चाहे वो उसके साथी ही क्यों ना हो। तो उन्होंने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो
वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। यहाँ तक कि दिल में गोली मारने के बाद भी वो जिंदा बच गया था। आखिर में एक क्लिफ पर धमाका करके उसे समुद्र में गिरा दिया गया और पूरे समय वो बुरी तरह से तड़प रहा था। वहीं प्रेजेंट में वो तीनों लड़कियां अब स्पाइनल थ्रेड्स को देख पा रही थी। वहीं सिल्फा को समझ नहीं आता कि वो मूव कैसे कर पा रहा है जबकि उसकी मौत पहले ही हो गई है। रैन को लगता है कि शायद ये उसके ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस की वजह से है, लेकिन लॉयड को नहीं लगता कि वो एक खूल है क्योंकि उसके पास अभी भी उसकी पुरानी मेमोरीज हैं। ताओ कहती है कि उन्हें ये सब छोड़कर बस उसके ऊपर अटैक करने पर फोकस करना चाहिए और वो उसके थ्रेड्स को डॉज कर लेंगे। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो थ्रेड्स उनके चारों तरफ है, जिसके बाद वो उन्हें जमीन पर पटक देता है। इसके बाद हम फिर से उसी आदमी को देखते हैं जिसे वो रेत कहता है कि वो एशर को पोजेस करना चाहता है क्योंकि उसका फिगर उसे बहुत अच्छा लग रहा है। वो घोस्ट उसे पोजेस करने जाने लगता है, लेकिन तभी बेबीलोन उसके ऊपर अटैक कर देता है और साथ ही उस आदमी के हाथ में भी चाकू घुसा देता है। लगता है तुम भगवान के रास्ते से भटक गए हो, मेरे साथ भजन गाना चाहोगे? मेरे पास इन सब फालतू चीजों का समय नहीं है। जिसके बाद वो अपनी बॉडी को अजीब तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वहीं तीन सेक्सी लड़कियों को नीचे गिरा हुआ देखकर जिरल को उस मॉन्स्टर के ऊपर गुस्सा आने लगता है। वहीं वो तीनों लड़कियां फिर से उठ खड़ी होती हैं और अब वो उसके लड़ने के तरीके को समझने लगी थी। वो फिर से अपने स्पाइनल थ्रेड से उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों उससे बचकर मॉन्स्टर के पास पहुंच जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो तीनों के अटैक को ब्लॉक कर देता है और मुक्का मार के टाओ और रैन को वहां से दूर फेंक देता है। सिल्फा अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और अब क्योंकि उसके दोनों हाथ फंस चुके थे, रैन उसके ऊपर चढ़ के अपने पॉइजन का यूज करती है। लेकिन जिरेल कहता है कि पॉइजन गूल्स के ऊपर काम नहीं करता, लेकिन तभी वो गूल जमीन पर गिर जाता है और लॉयड समझ जाता है कि रैन ने न्यूरोटॉक्सिन का यूज किया था, यानी उसने उसे पैरालाइज कर दिया है। और इससे पहले कि उसका असर कम होता, टाओ उसके ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन अटैक करने के दौरान उस मॉन्स्टर का कंट्रोल वापस आ जाता है और टाओ बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर पाती है। और हम देखते हैं कि उसकी स्पाइनल थ्रेड्स चीजों को काट भी सकती हैं। टाओ अपनी स्किल का यूज करके उसके धागों को पकड़ लेती है और फिर अपने ग्लव के साथ उसे सिल्फा की तरफ फेंक देती है और सिल्फा अपने लायंस रोड टेक्निक का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो उड़ता हुआ दूर चला जाता है। रैन को लगता है कि उन्होंने उसे हरा दिया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा अटैक करने से पहले ही उसके रिफ्लेक्सेस वापस आ गए थे। दूसरी तरफ ब्लाइडेड वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, जो कि अपने मास्टर के पास जाने से पहले सरफेस पर मजे करना चाहता था, लेकिन तभी लॉयड उसके ऊपर अटैक करके उसके पैर को उड़ा देता है। लॉयड को अपने सामने देखकर उस मॉन्स्टर की फट जाती है। वहीं दूसरी तरफ उन तीनों लड़कियों के लिए लॉयड ने सूसू जाने का बहाना बनाया था। वहीं वो मॉन्स्टर अपनी पुरानी जिंदगी को याद करने लगता है, जहां उसके साथ सिर्फ अन्याय ही हुआ था और ऐसे ही दुख भरी जिंदगी जीते जीते उसकी मौत हो गई। पर क्योंकि एक गोस्ट के तौर पर भी वो कमजोर था, वो किसी ताकतवर इंसान को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, तो उसका बदला अधूरा ही रह गया। लेकिन तभी उसे उसका मास्टर मिला, जिसने उस मॉन्स्टर की बॉडी उसे दिखाई और उस बॉडी का यूज करके उसने उन सबसे बदला ले लिया जिसने उसे सताया था। लेकिन इसके बाद उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो अपने मास्टर के पास वापस आ गया और उसका मास्टर ही उसकी दुनिया बन गया। इसके बाद हम प्रेजेंट में वापस आते हैं, जहां लॉयड अपने लक्सा का यूज करके एक जायंट एंजल को समन करता है। उसे देखकर ब्लाइडेड और भी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी उसे अपने मास्टर की याद आती है और उसे लगता है कि लॉयड उनके लिए खतरा हो सकता है। तो डर के मारे कांपने के बाद भी वो उससे लड़ने का डिसाइड करता है। वो अपने पैर को वापस से सिल के जोड़ लेता है और लॉयड के ऊपर अटैक करने जाने लगता है। वो एंजल के सभी अटैक को डॉज कर रहा था, लेकिन इस दौरान उसका एक हाथ कट जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं रुकता और लॉयड की तरफ बढ़ता ही जाता है। लेकिन लॉयड के पास जाकर वो उसके बैरियर से टकरा जाता है और रियलाइज करता है कि उसके पास जीतने का कभी कोई चांस था ही नहीं। लेकिन जब वो गिरने वाला था, वो एंजल उसे कैच कर लेती है और लॉयड ये देखकर खुश था कि उसने फाइनली ऑटोमेटिकली रिएक्ट करना बंद कर दिया है। तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? लॉयड उसे बताता है कि वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग है। एक सेकंड, तुम बात कर सकते हो? तुम ये पहले नहीं बता सकते थे। लगता है मैंने जितना करना था उससे ज्यादा डैमेज हो गया। इसके बाद लॉयड उससे पर्सनल सवाल करने लगता है और अपना हाथ उसके तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि वो उसके बारे में और जानना चाहता है। ये सब सुन के ब्लाइडेड इमोशनल हो जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन इमोशनल होने की वजह से वो रोने भी लगता है। वहीं ग्रिम और जिरल उसकी तारीफ करने लगते हैं क्योंकि फट के 4 होने के बावजूद भी वो लॉयड से लड़ रहा था। लॉयड से लड़ने में बहुत हिम्मत लगी थी। मेरी पिछली जिंदगी की मुश्किलें इसके सामने कुछ भी नहीं थी। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं लॉयड जैसे इंसान का हाथ भी छू पाऊंगा। तभी ब्लाइडेड याद करता है कि उसके मास्टर ने उसे लूमा मैक्सिमा नाम की स्पेल दी थी, जो कि अगर टूटती है तो उसकी बॉडी के साथ साथ उसकी आत्मा भी तबाह हो जाएगी। वहीं वो पिल टूट जाती है, जिसकी वजह से वहाँ काफी तेज रोशनी होती है और उसका पूरा शरीर राख में बदल जाता है। दूसरी तरफ उस आदमी को पता लग जाता है कि न्यूरॉन ब्लाइडेड हार चुका है। उस स्पेल की वजह से ग्रिम घायल हो गया था, तो लॉयड उसे हील करने लगता है। वहीं जिरल को समझ नहीं आता कि वो मॉन्स्टर लूमा मैक्सिमा का यूज कैसे कर पा रहा था, क्योंकि वो काफी एडवांस्ड स्पेल है और उसे बहुत कम बीइंग्स यूज कर पाते हैं। मरते हुए उस ब्लाइडेड की आवाज लॉयड को सुनाई देती है, जो उससे कहता है कि वो उसके मास्टर को संभाल ले। इसके बाद लॉयड उसकी तलवार को उठा लेता है। दूसरी तरफ बेबीलोन एशर से कहता है कि वो फादर को लेकर यहाँ से चली जाए, लेकिन एशर को उसकी फिक्र हो रही थी, तो वो कहता है कि वो उसकी फिक्र ना करे, यहाँ पर वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो उसे किसी को मदद के लिए भी बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद एशर
वहाँ से चली जाती है। वहीं बेबीलोन यहाँ पर किसी और को नहीं आने देना चाहता था क्योंकि उसे लगता है कि इस आदमी को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन तभी बेबीलोन देखता है कि वो कब से जमीन को ही घूरे जा रहा है। मेरे बाप थोड़ी देर और ऐसे रुक जा, ऐशर के जाते ही मैं भी 9-2-11 हो जाऊंगा। लेकिन तभी वो बेबीलोन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बेबीलोन हवा में जंप करके उसके अटैक से बच जाता है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब लॉयड ने बेबीलोन को चर्च का ध्यान रखने के लिए कहा था क्योंकि उसकी जिंदगी खतरों का सामना ही बीतते हुए गई है, तो वो किसी भी खतरे को पहले पहचान सकता है और कहता है कि वो उसके ऊपर भरोसा करता है। बेबीलोन उस बंदे के अटैक को डॉज करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसे डर क्यों नहीं लग रहा है क्योंकि वो आदमी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसे लगता है कि लॉयड ने जरूर उसे कोई बफ दिया होगा और वो उस आदमी के पीछे पहुंच जाता है। वो जानता है कि उसके अटैक्स उस आदमी के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो वो लॉयड की तरह ग्लो स्पेल का यूज करता है ताकि वो उस बंदे का हृदय परिवर्तन कर सके। लेकिन उसके पास इतना माना नहीं था जो एक ही अटैक काम कर पाता, तो वो उसी सेम स्पेल को लगातार कास्ट करने लगता है और उसे लगता है कि इतनी रोशनी में वो आदमी भी उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी वो आदमी बेबीलोन की छाती के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन उसने आदमी का ध्यान इतनी देर के लिए भटका दिया था कि एशर फादर को लेकर वहां से दूर जा चुकी है। से वो फिर से खड़ा हो जाता है क्योंकि जब उस आदमी ने उसके ऊपर अटैक किया था उसने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करके अपने ऑर्गन्स को बचा लिया था। वो अपने मसल्स को भी ट्विस्ट करके उनकी ताकत बढ़ा सकता है और वो अपनी पूरी पावर से उस आदमी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उस अटैक की वजह से उल्टा बेबीलोन ही घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी वो पागलों की तरह अटैक करता ही जाता है, लेकिन इससे उस आदमी का कुछ भी नहीं बिगड़ता और वो उसके ऊपर अटैक करके सीधा दीवार में दे मारता है। उसे बेबीलोन की बॉडी काफी इंटरेस्टिंग लगती है। इसके बाद वो अपने लक्सा का यूज करके काफी सारे स्वॉर्ड्स को समन करता है जो कि चर्च में चारों तरफ फैले हुए थे। दूसरी तरफ बारिश से बचने के लिए काफी सारे एडवेंचरर्स गिल्ड में आ रखे हैं। तभी वहाँ ऐशर आ जाती है। रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम कटरीना है उससे पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है और कुछ एडवेंचरर्स उसके पास आकर पूछते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन तभी उसे याद आता है कि बेबीलोन ने उसे मदद बुलाने से मना किया था, तो वो उनसे कहती है कि सब कुछ ठीक है, पास्टर सिर्फ बारिश में फिसल गया था। वो उन्हें फादर का ध्यान रखने को कहती है और खुद बेबीलोन की तरफ जाने लगती है और सोचती है कि उसे बेबीलोन को बचाने का कोई तरीका ढूंढना ही होगा और भगवान से मदद मांगने लगती है और उसके बदले में वो अपनी जिंदगी भी देने को तैयार थी। लेकिन तभी वो फिसल कर गिर जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो बेबीलोन को बचाने के लिए क्या कर सकती है। तभी वहाँ पर लॉयड आ जाता है और कहता है कि वो गिल्ड की तरफ ही जा रहा था। तभी ऐशर रोने लगती है और लॉयड से कहती है कि वो बेबीलोन को बचा ले, लेकिन तभी वो कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो लॉयड को क्यों ऐसा कह रही है और उससे कहती है कि जो भी उसने कहा वो भूल जाए। लेकिन तभी लॉयड वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम बेबीलोन को देखते हैं जिसके शरीर में जगह जगह पर काफी सारे तलवारें घुसी हुई हैं और वहाँ पर लॉयड पहुंचा हुआ था, जिससे लगता है कि वो काफी लेट हो गया। वहीं बेबीलोन स्वर्ग में पधार चुका है और वो इस बात से खुश था कि उसने ऐशर को बचा लिया। तभी उसे जेड दिखता है जिसके साथ वो पार्टी शार्टी करना चाहता था, लेकिन तभी उसे ऐशर के गाने की आवाज आने लगती है और वो समझ जाता है कि अभी उसके मरने का समय नहीं हुआ है और वो म्यूजिक को फॉलो करने लगता है और वापस से उसे होश आ जाता है। उसे ऐसा देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं ऐशर बेहोश हो जाती है क्योंकि वो काफी समय से उसे हील कर रही थी। वो उसे बताते हैं कि जब लॉयड उसे यहाँ पर लेकर आया था तब से अब तक 3 दिन बीत चुके हैं। लॉयड और जेरल ने 10 घंटे लगातार उसके ऊपर हीलिंग मैजिक कास्ट किया था, लेकिन तब भी उसे होश नहीं आया। जिसके बाद ऐशर लगातार अपनी सिंगिंग से उसे हील करने की कोशिश करती रही। गलिया उसे कहता है कि बहुत अच्छा हुआ जो आज वो उठ गया। तभी वहाँ पर लॉयड आ जाता है। समय है जबरदस्ती उठाने के एक्सपेरिमेंट्स को शुरू करने का, लेकिन वो देखता है कि बेबीलोन को होश आ चुका था। ओह, तुम्हें होश आ गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें देख के नहीं लग रहा कि तुम खुश हो। बेबीलोन उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन लॉयड कहता है कि उसे ऐशर और जेड का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि वो उसे हील करती रही और अगर वो जेड का मैजिक यूज नहीं कर पाता तो वो सच में मारा जाता। इसके बाद बेबीलोन उसे उस बंदे के बारे में सब कुछ बता देता है और जेरल को यकीन नहीं होता कि उस जैसा घटिया इंसान लक्सा का यूज कर सकता है। इसके बाद बेबीलोन उन्हें बताता है कि उसने लगातार 30 ग्लो स्पेल्स को कास्ट किया था, लेकिन वो उसके दिल को जरा सा भी नहीं बदल पाया। तो लॉयड को लगता है कि उस आदमी के हिसाब से वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा है क्योंकि प्यूरिफिकेशन मैजिक तभी काम करता है जब सामने वाले को पता हो कि वो गलत है। इसके बाद वो पास्टर से बात करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि वो आदमी आखिर चाहता क्या है, क्योंकि वो सिक्योरिटी बढ़ाने के बारे में कुछ बात कर रहा था। तालिया देखती है कि लॉयड बिल्कुल डिटेक्टिव की तरह लग रहा है और वो उसे कुछ कपड़े पहना देती है जिसमें लॉयड उसे बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, पर गलीलिया उससे कहता है कि उसका मास्टर उनका खिलौना नहीं है। इसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसी गार्डन में पहुंच जाते हैं जहाँ वो चर्च की रखवाली करने के लिए ताऊ का शुक्रिया अदा करता है और पूछता है कि यहाँ पर कुछ हुआ तो नहीं था। ताऊ उसे बताती है कि यहाँ पर कटरीना आई थी। वो ये सब उसे बता ही रही थी। तभी कटरीना वापस से वहीं पर आ जाती है और वो गुस्से में थी। वो उन्हें बताती है कि उस आदमी के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए उसने चर्च के हेडक्वार्टर्स में कांटेक्ट किया था, जहां पोप अपनी असिस्टेंट से उस इंसिडेंट के बारे में पूछता है, जो उसे बताती है कि वो आदमी लक्सा का यूज कर रहा था। लेकिन ये सुन के बाकी के प्रीस्ट गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें नहीं लगता कि उनमें से कोई भी वो मॉन्स्टर हो सकता है। इसके पीछे जरूर किसी की चाल होगी और वो लोग उससे पूछते हैं कि ये रूमर किसने फैलाया। तो वो लड़की उन्हें बेबीलोन के बारे में बताती है जिसने उस आदमी से लड़के चर्च को बचाया था, लेकिन वो पहले क्रिमिनल
क्रिमिनल रह चुका है। तो बाकी के प्रीस्ट कहते हैं कि वो उसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते और पोप वापस मैसेज भेजता है कि अगर वो चर्च पर इल्जाम लगा रहे हैं तो इनके पास इसका पुख्ता सबूत होना चाहिए और इसकी वजह से गिल्ड उनकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। पर लॉयड कहता है कि उन्हें बस सबूत ढूंढने हैं और वो टालिया और गालिलेओ को खुदाई पर लगा देता है। लेकिन पास्टर कहता है कि ये पवित्र जगह है जहाँ पर वो अपने पेट्स को दफनाते हैं, वो ऐसे ही इसकी खुदाई नहीं कर सकते। लॉयड शिरो की नाक का यूज करना चाहता है लेकिन किसी वजह से वो उसे अवॉइड कर रहा है और ऐसा लगता है जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। क्रो अपनी कर्स्ड स्पीच का यूज करके कौओं की मदद मांगता है और उसी वक्त वहाँ पर सारिया रेन और सिल्फा के साथ पहुंच जाती है। वो खुश थे कि एशर सेफ है लेकिन उनकी प्रैक्टिस पर न आने के लिए उसे सजा भी देने लगती है, जिसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या वो रिसाइटल के लिए तैयार है। लेकिन बेबीलोन कहता है कि उसके सर पे अभी भी खतरा हो सकता है तो उसे रिसाइटल पर नहीं जाना चाहिए। तो सारिया अकेले ही परफॉर्म करने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ वो कौए एक टाइल पर चोंच मार रहे थे जिसपे जब सिल्फा हाथ रखती है वहाँ से एक बेसमेंट का दरवाजा खुल जाता है जिसके बारे में वहाँ पर कोई भी नहीं जानता था। लॉयड देखता है कि वो दरवाजा स्पेशल लकड़ी से बना है जो कि हर तरह के माना और की को ब्लॉक करता है और इसी वजह से इसे पहले किसी ने भी नोटिस नहीं किया था। क्रो बाकी सबसे कहता है कि उन्हें यहीं पर रहना चाहिए लेकिन एशर उनके साथ जाना चाहती थी। बेबीलोन उसे याद दिलाता है कि अंदर खतरा हो सकता है तो उसे यहीं पर रुकना चाहिए, लेकिन टालिया उसे घसीट कर ले जाने लगती है और कहती है कि वो एशर की फैन बन चुकी है और वो नहीं चाहती कि उस घटना का असर उसकी सिंगिंग पर हो। इसके बाद वो सभी लोग बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं और एशर सोच रही थी कि उसे अपने डर पर जीत हासिल करके आगे बढ़ना होगा, नहीं तो वो कभी दोबारा गाना नहीं गा पाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिरो भी डरा हुआ है लेकिन वो याद करता है कि एशर कितनी बहादुर थी और वो लॉयड को भी अकेले नहीं छोड़ना चाहता था तो वो भी बेसमेंट के अंदर चला जाता है। वहीं बेसमेंट के अंदर जाने पर उन्हें भयानक तरीके के एक्सपेरिमेंट्स दिखते हैं। ये सब देखकर एशर की बुरी हालत हो जाती है और सिल्फा को लगता है कि वो उस आदमी के बेस में है और उन्हें नहीं लगता कि वो यहाँ पर वापस आने वाला है क्योंकि उसने वो लड़ाई उनके ठीक ऊपर ही की थी। तभी रेन को एक एक्सपेरिमेंट दिखता है जो कि बिल्कुल उन गूल्स जैसा दिख रहा था जिनसे वो सूअर्स में लड़े थे और सिल्फा देखती है कि उनमें से एक गूल के हाथ में क्लॉ लगी हुई थी। तो लॉयड को लगता है कि वो आदमी सिंथेसिस का यूज कर रहा है जिसमें जिंदा क्रीचर से उनके सेल्स लिए जाते हैं ताकि उनसे लैब के अंदर लिम्स को ग्रो किया जा सके और रेट्स को लोगों की बॉडी के अंदर डालना शायद ये भी उसके सिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा ही होगा। एशर को समझ नहीं आता कि चर्च के नीचे ऐसी चीजें कैसे हो सकती हैं। वहीं सिल्फा समझ जाती है कि जिन क्रीचर से वो लड़े थे वो असली गूल नहीं थे बल्कि उस आदमी के बनाए हुए एक्सपेरिमेंट्स थे, यानी वो असल में काइमेरास थे। लॉयड को लगता है कि वो बहुत ज्यादा घटिया आदमी है लेकिन वो ये देखना चाहता है कि उसका शरीर कैसा दिखता है क्योंकि इतने सारे एक्सपेरिमेंट से उसने कुछ कमाल का ही बनाया होगा। गालिलेओ और सिल्फा लैब को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं जो सुन के लॉयड जरा भी खुश नहीं होता और वो उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है लेकिन तभी एक क्रीचर उनके ऊपर अटैक कर देता है। तो क्रो अपनी कर्स स्पीच का यूज करके उसके अटैक्स को ब्लॉक करता है और वो लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एक लामिया थी। लॉयड क्रो से कहता है कि वो उसकी जान ना ले और वो उनके ऊपर अटैक करना जारी रखती है जिससे लॉयड को पता लगता है कि वो एयर क्लास स्पेल का यूज कर रही है और वो गालिलेओ से कहता है कि वो सबको अपने वेब से प्रोटेक्ट करे। रेन लामिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन वो एक बैरियर कास्ट करके खुद को बचा लेती है लेकिन तभी क्रो उसके ऊपर अटैक करके उसके बैरियर्स को तोड़ देता है और उसका मुंह सीधा जमीन पर दे मारता है। सभी लोग ये देखकर इंप्रेस थे कि क्रो ने अकेला उसे हरा दिया और रेन कहती है कि उसकी पावर्स पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई हैं। लॉयड उन्हें बताता है कि उसका आधा शरीर भले ही एक मॉन्स्टर का हो लेकिन वो असल में एक ह्यूमन है, यानी उस आदमी ने उस लड़की के जिंदा रहते ही उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। रेन को समझ नहीं आता कि वो उसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं और क्रो उसे तकलीफ से छुटकारा देने के लिए मारने वाला था लेकिन एशर उसे रोक देती है और लामिया से कहती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है लेकिन वो लामिया उसे हिट कर देती है। पर एशर जानती थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसे पता है जब इंसान बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है तो कैसा लगता है। एशर उसकी मदद करने के लिए कुछ करना चाहती थी तभी उसे सारिया के पियानो की आवाज आती है और वो उसे शांत करने के लिए गाना गाने लगती है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि बेबीलोन के लिए उसने लगातार 12 घंटे गाना गाया था और उसके पास माना बिल्कुल भी नहीं है लेकिन फिर भी वो गा रही थी और उसके गाने से लामिया शांत हो जाती है और वो याद करती है कि जब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे तब हमेशा उसे यही गाना सुनाई देता था। उसके गाने की वजह से ही दर्द के मारे वो पागल नहीं हुई और एशर के गाने ने कई बार उस आदमी को एक्सपेरिमेंट्स करने से भी रोका था और वो उसे मारने के लिए माफी मांगने लगती है और कहती है कि वो अब भी इंसान ही है। एशर उसे गले लगाती है और उससे माफी मांगती है क्योंकि वो हमेशा उसके इतने पास थी फिर भी उसे नहीं बचा पाई। इसके बाद वो लोग अंडरग्राउंड लैब के बारे में आर्थर को बता देते हैं और उन्हें पता चलता है कि लामिया अपना नाम भी भूल चुकी थी और शायद ये उस आदमी के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हुआ था। लेकिन लॉयड को लगता है कि वो जरूर कोई एडवेंचरर होगी क्योंकि वो मैजिक का यूज कर सकती है। उसे लगता है कि ऐसे शरीर के साथ वो एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकती। तो गालिलेओ उसे लॉर्डस में इनवाइट करता है और कहता है कि वो वहाँ पर खुशी से जी सकती है, जो सुन के वो खुश हो जाती है। इसके बाद लॉयड उससे उस आदमी के बारे में पूछता है तो वो उसे उस आदमी की रोसरी दे देती है और कहती है कि उसने उसे लैब में छोड़ दिया था। वो उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती लेकिन वो गॉड से नफरत करता है। लॉयड उसे वो नोट्स देता है जिसमें उसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखा हुआ था। एशर कहती है कि ऐसी चीजों को उसे दोबारा नहीं देखना चाहिए पर लॉयड उसे समझाता है शायद इन नोट्स की वजह से वो वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ सके। उसकी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स माना सिग्नेचर्स की वजह से चल रही है लेकिन उसे अभी ये सब समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो एक बार ये सब कुछ समझ गई तो वो अपनी बॉडी को वापस से ह्यूमन जैसा बना सकती है। तो वो रिसर्च नोट्स को उठा लेती है और कहती है कि वो वापस ह्यूमन बनने के लिए पूरी कोशिश करेगी। लेकिन एशर दुखी हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वहीं गालिलिया और क्रो प्रॉमिस करते हैं कि वो उसकी मदद करेंगे और वो उसका नाम रखना चाहते थे। तो लॉयड कहता है कि अब से वो उसे लामी बुलाएंगे। दूसरी तरफ एशर ये देखकर हैरान थी कि सारिया अभी तक चर्च में है। सारिया कहती है कि वो अपनी
प्रैक्टिस से थोड़ा सा ब्रेक ले रही है। तभी एशर कहती है कि वो उसके साथ प्रैक्टिस करना चाहती है क्योंकि गाना गाने के अलावा वो किसी और चीज में अच्छी नहीं है। तो सारिया कहती है कि उन्हें एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस करनी चाहिए। इसके बाद वहाँ पर प्रिंस एल्बर्ट आता है जो उन्हें बताता है कि फेस्टिवल कैंसिल हो चुका है, जो सुन के वो दोनों ही हैरान हो जाती है। एल्बर्ट कहता है कि उस आदमी के अभी तक कुछ नहीं पता है तो वो ऐसा फेस्टिवल नहीं रख सकते। वहीं वो तीनों लड़कियां हीरो को एक पट्टा पहना देती हैं जिसमें वो बड़ा ही प्यारा लग रहा था, लेकिन जब वो उसे निकालने की कोशिश करते हैं वो बाहर ही नहीं आ रहा था और उनकी चढ़ से परेशान होकर सिल्फा उनकी कुटाई कर देती है। इसके बाद सिल्फा उस रोजरी को देखती है और फादर बताता है कि ये सिर्फ 12 चर्च के पास्टर्स को मिला था, लेकिन उनमें से ये किसका है वो ये पता नहीं लगा सकते। वहीं जिरल और ग्रिम सोच रहे थे कि उन्हें अब यहाँ क्या करना चाहिए। तभी टाओ चेस बोर्ड निकाल लेती है और कहती है कि अब वो लोग चेस खेलेंगे। तो सिल्फा धीरे धीरे उनके पास आती है और उनके चेस बोर्ड को खराब करके उनसे कहती है कि वो यहाँ पर वक्त बर्बाद करना बंद करें। इसके बाद वो लोग बात करते हैं कि कैसे वो आदमी बिना किसी इनकांटेशन के डिवाइन सॉर्सरी को कास्ट कर रहा था और ये सिर्फ बिशप ही कर सकते हैं। जिरल बताता है कि उसने सिर्फ पोप को पास दिया था, लेकिन उसने जरूर इसे 12 बिशप्स के साथ शेयर किया होगा जैसे कि लॉयड ने बाकियों के साथ किया था। एल्बर्ट को लगता है कि शायद पोप की जान पर खतरा है, लेकिन वो क्योंकि बेबीलोन की टेस्टिमोनी को नहीं मान रहे हैं तो फेस्टिवल को कैंसिल नहीं करेंगे, तो उन्हें साथ में मिलकर 12 के 12 बिशप्स पर नजर रखनी होगी। उसी दिन की रात को हम एक बिशप को देखते हैं जिसका नाम एना है। वो एक सिस्टर को रोकती है जो कि पोप के लिए एल्बर्ट का लिखा हुआ लेटर लेके जा रही थी। वो कहती है कि ये पोप के लिए है, लेकिन फिर भी वो उससे लेटर लेकर उसे पढ़ने लगती है और पढ़ने के बाद स्माइल करती है। वो एक रूम में जाती है जहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा था जो कि सीधा उसे उस आदमी के बेस पर लेके जाता है। वो उसे लेटर के बारे में बताती है और कहती है कि एल्बर्ट चर्च की फैसिलिटी को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, पोप और बिशप्स को अलग अलग ग्रुप में बांटकर। उसे लगता है कि लामिया ने जरूर उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दी होगी और उस ब्लाइडेड का सिर्फ उसके पास हाथ ही बचा है क्योंकि उसका बाकी का शरीर राख में बदल चुका है, लेकिन वो उसके हाथ को अब्सॉर्ब कर लेता है जिससे उसके पास स्पाइनल थ्रेड्स की ताकत आ जाती है। आगे हमें पता चलता है कि जिस लैब को उन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया था वो बस इसका छोटा सा हिस्सा थी और अभी भी उसके काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स और काइमेरास जिंदा हैं और वो अपने प्लान को फेस्टिवल के दौरान एक्सिक्यूट करेगा। पोप गीटान फेस्टिवल के लिए अपने सभी बिशप्स के साथ पहुंचता है, लेकिन सिल्फा उसे बताती है कि उसकी वेलकम परेड कैंसिल कर दी गई है और उसके सारे बिशप्स उनके लोग गार्ड करेंगे। लेकिन गामो गुस्सा हो जाता है कि पोप से वो लोग उन्हें दूर कर रहे हैं, लेकिन गीटान उसे समझाता है कि एल्बर्ट का प्लान है ताकि वो पोप को प्रोटेक्ट कर सके। सिल्फा उन्हें भरोसा दिलाती है कि उनकी टीम उन्हें प्रोटेक्ट करेगी और उन्हें अपने अपने कैरेज में जाना चाहिए। तो सभी लोग अपने अपने कैरेज में जाने लगते हैं और सिल्फा एना के पास आती है और कहती है कि उसकी रखवाली वो करेगी। एक बिशप जिसका नाम बॉट था वो कहता है कि उसे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, जो भी उसके सामने आएगा वो खुद उसकी कुटाई कर सकता है। डांटे उसे चुप कराता है और कुछ ज्ञान भरी बातें करने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं समझ आता। मैं एक 5वीं फेल से और क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ। जो सुन के वो उसके ऊपर भड़क जाता है। रेन उससे कहती है कि अब जाने का समय हो चुका है, लेकिन बॉट अभी जाने के लिए तैयार नहीं था। तो एक बिशप जिसका नाम मेलिसा था वो उसे घसीट कर ले जाने लगती है। वहीं टाओ किसी हैंडसम बिशप को गार्ड करना चाहती थी है कि अब जाने का समय हो चुका है, लेकिन बॉस अभी जाने के लिए तैयार नहीं था। तो एक बिशप जिसका नाम मेलिसा था वो उसे घसीट कर ले जाने लगती है। वहीं टाओ किसी हैंडसम बिशप को गार्ड करना चाहती थी, लेकिन उसके हत्थे 2 जुड़वा टकले लगते हैं। वहीं ज़ेलस बेबीलोन को पहचान जाता है कि उसी ने उस इंसिडेंट को रिपोर्ट किया था और उसे यकीन नहीं होता कि वो एक चर्च का मेंबर है। वहीं दूसरी तरफ टालिया गामो को प्रोटेक्ट करने वाली थी और वो अपने साथ दारू लेकर आई है। दूसरी तरफ चर्च में किंग एल्बर्ट के साथ है जो उसे बताता है कि गिटान जल्द ही यहाँ पर पहुंचने वाला है, जो कि उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था क्योंकि वो दोनों पुराने दोस्त हैं। बिशप्स को अलग करना शायद बेस्ट प्लान था क्योंकि ये सब कुछ जिसने भी किया है वो उनमें से ही एक है और जब तक वो अलग हैं वो पोप का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद गिटान की कैरेज वहाँ पर पहुंच जाती है जिसे देखकर किंग बड़ा खुश होता है और उसे लेने के लिए उसके सामने चला जाता है। वहीं एल्बर्ट को अभी फिक्र हो रही थी क्योंकि फेस्टिवल में वेपन्स अलाउड नहीं होते हैं तो सिक्योरिटी उतनी टाइट नहीं है। इसके बाद फ्लैशबैक में हम देखते हैं एल्बर्ट उस बंदे के बारे में किंग को बता रहा था, लेकिन किंग कहता है कि वो उसे नहीं जानता और फेस्टिवल कैंसिल करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले उसे फेस्टिवल के खत्म होने का इंतजार करना होगा। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि सिल्फा के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि वो उन्हें बहुत सुंदर लग रही थी। वहीं सिल्फा उम्मीद कर रही थी कि एनेस्थीसिया उनकी दुश्मन ना निकले क्योंकि वो काफी ज्यादा ताकतवर लग रही है और वो याद करती है कि बाहर एनेस्थीसिया ने उसे कपड़े बदलने को कहा था और जब सिल्फा ने कहा कि उसके पास और कपड़े नहीं है तो उसने उसकी स्कर्ट उठा दी जहाँ की उसे सिल्फा की तलवार दिख गई। तो एनेस्थीसिया ने उसे तलवार को हटाने के लिए कह दिया और एक ऐसी ड्रेस पहनने को कहा जिसकी स्कर्ट छोटी हो, यानी एनेस्थीसिया बहुत ज्यादा स्मार्ट है। दूसरी तरफ एनेस्थीसिया सोच रही थी कि सिल्फा बिना तलवार के भी काफी ज्यादा ताकतवर है तो वो उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। तभी अचानक से वहाँ की जमीन हिलने लगती है और लोगों को लग रहा था कि ये परफॉर्मेंस का ही हिस्सा है, लेकिन एल्बर्ट को पता है कि यहाँ पर कुछ और ही हो रहा है और एक बड़ा सा क्रीचर उस चर्च के पीछे से आता है जो देखकर सभी लोग परेशान होने लगते हैं। वहीं गिटान कहता है कि नर्क के दरवाजे खुल चुके हैं और अभी तक सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। इसके बाद फ्लैशबैक में हम कुछ पैस्टर्स को देखते हैं जो कि गिटान से मिलने जाते हैं क्योंकि उसे पोप के कैंडिडेट के तौर पर चुना गया था और अगर वो हाँ करता है तो उसे एक रिचुअल में हिस्सा लेना होगा। इसके लिए गिटान मान जाता है और वो उसे बताते हैं कि वो अपने लूमा मैक्सिमा में उसे नहलाएंगे ताकि वो टेस्ट कर सके कि वो उनका अगला पोप बनने के लायक है या फिर नहीं। वो अपने स्पेल को उसके ऊपर कास्ट करते हैं लेकिन इससे उस पर कोई असर नहीं होता और वो कहता है कि उसकी सोल में कोई भी शैडो नहीं है, जिसके बाद तालियों के साथ उसे उनका अगला पोप बना दिया जाता है। लेकिन असल में उसकी सोल की डार्कनेस इतनी ज्यादा थी कि उसे लगता है कि भगवान भी उसे नहीं मिटा सकता। प्रेजेंट में गिटान कह रहा था कि वो चर्च के ऊपर काइमेरा से अटैक करने वाला था, लेकिन एल्बर्ट ने पहले ही उसकी लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया है, पर इससे कोई फर्क नहीं
नहीं पड़ता क्योंकि उसकी सेना पूरी कंट्री को तबाह कर देगी। और हम देखते हैं कि सिटी के अंदर एक बड़े से छेद से मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे हैं। गिटान कहता है कि जो भी भगवान को फॉलो करते हैं वो उन्हें मार देगा क्योंकि सारी डिवाइन टीचिंग्स गलत हैं और उसे लगता है कि जब तक उनके इरादे सही हैं लोगों को मारने में बिल्कुल भी बुराई नहीं है। वहीं जिरल भी अब उसे पहचान चुका था। मैं यहाँ पर इतनी तबाही मचाऊंगा कि भगवान को खुद जमीन पर आना होगा। जिसके बाद वो किंग और एल्बर्ट को हॉस्टेज की तरह पकड़ लेता है। जब मैंने उस फोटो को देखा था मुझे तुम्हारे बेटे की याद आई थी। क्या उसी की मौत की वजह से तुम ये सब कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो तुम्हारे आखिरी शब्द वही हो? तुम्हारे साथ साथ पूरी रॉयल फैमिली मेरे हाथों ही मरेगी। किंग जिरल से कहता है कि वो उसे छोड़कर उसके बेटे को बचाए और एल्बर्ट भी कह रहा था कि वो किंग को बचाए, लेकिन तभी अचानक से वहाँ मौजूद सभी लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तुम अब मेरे मास्टर से मिलने वाले हो जिन्हें मैं स्वर्ग छोड़कर यहाँ सर्व करता हूँ। इसके बाद लॉयड गिटान की तरफ बढ़ने लगता है और गिटान याद करता है कि जब वो लॉयड से पहली बार मिला था उसे अपने पूरे शरीर में डर महसूस हुआ था और वो भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तुम्हें एक एंजल सर्व कर रहा है, तुम जरूर भगवान होगे। तुम्हें मारकर मैं आखिरकार नर्क में पहुंच जाऊंगा। वहीं चर्च में जितने भी लोग थे लॉयड ने सबको कासल में टेलीपोर्ट कर दिया था और किंग को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। एल्बर्ट को लगता है कि जो भी उनका दुश्मन है उसने गिटान का भेस बनाया है। किंग सभी को बताता है कि उनके दुश्मनों ने चर्च पर कब्जा कर लिया है और उन्हें सिविलियंस को डिफेंड करने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ गिटान को पता लगता है कि लॉयड का माना बहुत ज्यादा है और अपनी प्रेजेंस को छुपाने के लिए वो हर सेकंड बेहिसाब माना बर्बाद करता रहता है। लॉयड ग्रिम और जिरल को बाकियों की मदद करने के लिए वहाँ से भेजने लगता है, लेकिन जिरल कहता है कि वो गिटान से लड़ने में लॉयड की मदद करना चाहता है, लेकिन लॉयड कहता है कि वो गिटान के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। और ग्रिम याद करता है कि लॉयड ने उससे कहा था कि गिटान भी अपने माना को सप्रेस कर रहा था, तो उसे लगता है कि गिटान जरूर एक डीमन लॉर्ड जितना ताकतवर होगा। और वो लॉयड से कहता है कि फाइट के दौरान वो कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें ना करे, जैसे उसके अटैक को जानबूझकर खाना ताकि वो उसे एक्सपीरियंस कर सके। लॉयड उससे कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। जिसके बाद जिरल और ग्रिम वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी गिटान अपनी तलवारों से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लॉयड फायर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसे अपना सारा फोकस खुद को बचाने में लगाना पड़ता है। लॉयड अपने माना को फोकस करके एक पतली सी लाइट बनाता है जो कि उसके बैरियर्स को तोड़ देती है, लेकिन गिटान फिर भी उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। इसके तुरंत बाद ही लॉयड उसके पीछे आ जाता है और उसके ऊपर लातों की बारिश कर देता है, जिसके बाद वो अपने डिवाइन स्पेयर्स को समन करके उसके शरीर में घुसा देता है, जो कि उसे ऐसे ही आसमान में ले जाते हैं, जहाँ ग्रिम और जिरल उसकी पावर्स को देखकर हैरान थे। मैं कब से तुम्हें एक बात कहना चाहता था, तुमने हद पार कर दी है। दूसरी तरफ सिटी में मॉन्स्टर्स तबाही मचा रहे हैं और एक मॉन्स्टर एक सिविलियन के ऊपर कैरेज उठाकर फेंक देता है, लेकिन गालालिया उसे बचा लेता है और टालिया के साथ मॉन्स्टर से लड़ने के लिए सामने आता है। सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही जा रही हैं जैसा कि लॉयड ने कहा था। इसके बाद हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ लॉयड कहता है कि वो रिसाइकल को ज्वाइन करना चाहता है। छोटे, ये रिक्वेस्ट थोड़ी अजीब नहीं है क्योंकि सब यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि पोप को कैसे बचाना है। सब कुछ ठीक ही होगा, वैसे भी मैं कौन सा लोगों को बचाने में मदद कर पाऊंगा। वैसे तुम ठीक ही कह रहे हो, अगर तुम चर्च में रहोगे तो सेफ रहोगे। ग्रिम उससे पूछता है कि आखिर वो करना क्या चाहता है। लॉयड कहता है कि उसके हिसाब से शायद इन सब चीजों के पीछे पोप का हाथ है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम है, ऊपर से इतना सारा पैसा भी है कि लैब को बना सके, यानी मुसीबत की शुरुआत चर्च से ही होने वाली है। वहीं प्रेजेंट में गिटान समझ जाता है कि लॉयड कोई ऑर्डिनरी प्रिंस नहीं है और वो अपनी अनहोली स्वॉर्ड्स का यूज करके खुद को फ्री कर लेता है। ग्रिम और जिरल को यकीन नहीं होता कि वो अभी तक जिंदा है, पर ग्रिम कहता है कि उन्हें बाकियों की मदद करने जाना होगा और जिरल उससे पूछता है कि क्या सच में लॉयड उनकी मदद के बिना जीत सकता है। ग्रिम कहता है कि गिटान शायद लॉयड जितना ताकतवर हो सकता है, इसलिए उन्हें सभी सिविलियंस को बचाकर जल्दी से लॉयड की मदद करने के लिए आना होगा। गिटान कहता है कि ना ही अब उसे किंग की पड़ी है ना ही एंजल की, क्योंकि उसे लगता है कि लॉयड एक गॉड है और अगर वो उसे मार डालता है तो वो पूरी तरह से अंधेरे में पहुंच जाएगा। लेकिन लॉयड उससे कहता है कि वो बकबक बंद करे और अटैक करना शुरू करे। दूसरी तरफ मैसेंजर क्रोस के जरिए सभी को पता लग जाता है कि पोप ही असली मास्टरमाइंड था, लेकिन रैन को लगता है कि बाकी के बिशप्स भी उसकी मदद कर रहे होंगे और शायद डांटे एक काइमेरा है क्योंकि इसके चेहरे पर टाकों के निशान है। तभी एक काइमेरा उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन एक बिशप उसे प्योरीफाई कर देता है। रैन उसका शुक्रिया अदा करती है और उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन वो अजीब ठरकी तरीके से उसकी तरफ आने लगता है, तो वो उस पर पॉइजन पंच से अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। तभी उसे याद आता है कि उसे पॉइजन का यूज नहीं करना था, पर रिफ्लेक्स के चक्कर में उसने गलती से कर दिया। दूसरी तरफ चर्च के अंदर एनेस्थीसिया अचानक से ही सिल्फा के ऊपर अटैक कर देती है और वो उसकी गर्दन काटना चाहती थी, लेकिन एन वक्त पर सिल्फा उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। दूसरी तरफ गालिलियो और उसके साथी एक मेज के फायरबॉल के अटैक को डॉज करते हैं और वो देखते हैं कि उस मेज के पास बहुत ज्यादा माना है। वो कहता है कि उसका नाम ग्रिम है, जो सुन के गैमो डर जाता है क्योंकि वो जानता है कि ग्रिम एक लेजेंडरी डीमन था जिसने किंगडम में तबाही मचा दी थी और उसे लगता है कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं टालिया और गालिलियो सोच रहे थे कि वो ग्रिम से क्यों डर रहे हैं, वो तो कितना ज्यादा प्यारा है। दूसरी तरफ क्रो और बॉट्स काफी सारे मॉन्स्टर से भाग रहे हैं और क्रो को चर्च की फिक्र होने लगती है, लेकिन बॉट्स कहता है कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उनके पास मेलिसा है और वो कमाल की है, लेकिन फिर भी वो उससे ज्यादा बेहतर है। लेकिन क्रो का उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं था क्योंकि उसके मैसेंजर कौवे सिटी के सेंटर में अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं और जब वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के देखता है वो टाउन के सेंटर को देखकर हैरान हो जाता है और जब बॉट्स ऊपर चढ़ता है वो देखता है कि वहाँ पर एक डबल एस रैंक ड्रैगन है। उसे समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन क्रो पहले ही वहाँ से जा चुका था और बॉट्स देखता है कि वो उस ड्रैगन से लड़ने जा रहा है। तभी बॉट्स डांटे की ज्ञान भरी बातें याद करता है और अब उसे समझ में आता है कि वो क्या कर रहा था, जिसके बाद वो अपने वेपन को निकाल कर उस मॉन्स्टर से लड़ने जाने लगता है। दूसरी तरफ टाओ एक काइमेरा से लड़ रही थी, लेकिन वो उसे पकड़ के जमीन पे पटक देती है और उसे यकीन है कि टाओ मर चुकी है क्योंकि
क्योंकि उसकी फाइटिंग टेक्निक एक हिट में लोगों को मारने के लिए बनी है। ये सब देखकर दोनों टकले बिशप्स डर जाते हैं और अब वो काइमेरा उनसे लड़ने जाने लगता है, लेकिन तभी टाओ उठ जाती है और उसे समझ नहीं आता कि टाओ जिंदा कैसे बच गई। लेकिन तभी वो देखता है कि उसका एक हाथ मिसिंग है और टाओ बताती है कि उसने उसके हाथ का यूज करके खुद को इम्पैक्ट से बचाया था। टाओ याद करती है कि उसका फाइटिंग स्टाइल एक जनरेशन में ही खत्म हो गया था क्योंकि उसके मास्टर को एक भी डिसाइपल नहीं मिला, यानी उस काइमेरा के अंदर उसी मास्टर की सोल है। शाकरा कहता है कि उस नई बॉडी के साथ उसने अपने मार्शल आर्ट को परफेक्ट कर लिया है क्योंकि अब उसके पास 6 हाथ हैं। टाओ उससे पूछती है कि वो ताकतवर क्यों बनना चाहता है और बताती है कि वो इसलिए इतना ट्रेन करती है क्योंकि वो लड़कों में पॉपुलर होना चाहती है। शाकरा को लगता है कि वो दिमागी रूप से बीमार है, लेकिन टाओ के हिसाब से उसके ज्यादा स्क्रू ढीले हैं क्योंकि सिर्फ ताकत के चक्कर में उसने अपना चेहरा उखड़े हुए पेंट जैसा बना रखा है। वहीं जब शाकरा उसके स्टांस को देखता है वो पहचान जाता है कि वो 100 फ्लावर फिस्ट है क्योंकि वो पहले ऐसे इंसान से हार चुका है जो इस टेक्निक को यूज करता था। वो देखता है कि टाओ फिर से उसके ऊपर सीधा अटैक करने आने वाली है जो उसे बड़ी बेवकूफी लगती है क्योंकि वो बस सीधा उसे दोबारा से पटक देगा। वो उसे पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन टाओ अपनी ताकत को बढ़ाकर बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है और शाकरा याद करता है कि पहले वो किस तरह लोगों से गिड़गिड़ाया करता था ताकि वो उसके स्टूडेंट बन जाएं, लेकिन उन्होंने उसे फॉलो करने से सीधा मना कर दिया क्योंकि वो 100 फ्लावर फेस्ट के मास्टर से हार गया था और वो उससे कहते हैं कि उसे अपने स्कूल को बंद कर देना चाहिए। शाकरा रियलाइज करता है कि अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता, तो वो एक खाई में कूदकर अपनी जान दे देता है। उसके दिल में इतनी ज्यादा नफरत और गुस्सा था कि वो रेत बन गया, जिसके बाद गिटान ने उसे अपने ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट किया और प्रॉमिस किया कि वो उसे नई बॉडी देगा। और हमें पता चलता है कि वो फ्लैशबैक में इसलिए खोया हुआ है क्योंकि टाओ उसकी बुरी तरह से कुटाई कर रही है, यानी इतने सालों बाद भी उसकी टेक्निक 100 फ्लावर फेस्ट के सामने नहीं टिक सकती। वो दोनों टकले ये देखकर खुश थे कि टाओ जीत चुकी थी, लेकिन वो लड़ाई काफी मुश्किल थी क्योंकि उससे लड़ने के दौरान टाओ को उसके हर एक हाथ को उखाड़ना पड़ा। शाकरा उससे पूछता है कि वो उसकी टेक्निक के बारे में क्या सोचती है। टाओ उसे बताती है कि वो कमाल का है और वो अभी भी उसे उठा के पटकने की कोशिश कर रहा है, यानी उसने कभी भी हार नहीं मानी। ये सब सुन के शाकरा रोने लगता है और वो रियलाइज करता है कि वो सिर्फ एक ही चीज चाहता था कि कोई उसकी तारीफ करे। दूसरी तरफ वो मेज उन सबके ऊपर अटैक करना जारी रखता है। वहीं टालिया को पता लगता है कि उसकी पावर्स का काइमेरा के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, तो गालिलिया को समझ नहीं आता कि वो उन सबको कैसे हराएंगे। वो बिशप्स को चर्च की तरफ भेज देता है ताकि वो उसे सेफ रख सके और टालिया उसका साथ देने के लिए वहीं पर रुक जाती है। वहीं गालिलिया अपनी वेब से उन सबको वहीं पर पकड़ने वाला था, लेकिन मेज कहता है कि वो सब काम नहीं करेगा क्योंकि वो लेजेंडरी ग्रिम है। ये सुन के टालिया उसके ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि वो झूठ बोलना बंद करे, लेकिन गालिलिया कहता है कि शायद जिस ग्रिम को वो लोग जानते हैं वो झूठ बोल रहा है क्योंकि वो नन्हा मुन्ना और बहुत प्यारा है। अरे हाँ, तुम तो सही कह रहे हो, कहीं ये सच में ग्रिम तो नहीं। मेज फिर से उनके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी एक लड़का आकर उसके टकले को फुटबॉल की तरह लात मार देता है और वो मेज देखता है कि उसके सामने असली ग्रिम था। वो एक बड़ा सा अटैक करके वहाँ मौजूद सारे काइमेरा उसको खत्म कर देता है और वो दोनों उसकी पावर्स को देखकर हैरान थे। लेकिन ग्रिम देखता है कि वो रेत एक डीमन भी नहीं था और वो गालिलिया से कहता है कि वो उसे प्योरीफाई करे, जिसके बाद ग्रिम वहाँ से चला जाता है और टालिया उससे पूछती है कि उसका असली नाम क्या है। वो रेत कहता है कि वो बस एक मेज है जो कि ग्रिम का फैन है, यानी वो अब तक सच में झूठी बोल रहा था। तो टालिया उसे प्योरीफाई कर देती है और वो दोनों सोचने लगते हैं कहीं वो लड़का ही सच में ग्रिम तो नहीं। दूसरी तरफ गिटान और लॉयड आसमान में लड़ रहे हैं और वो काफी एक्साइटेड है क्योंकि उसे लॉयड की कोई लिमिट ही नहीं दिख रही, लेकिन उसे अभी भी लगता है कि उसकी पावर्स की वजह से उसके पास एडवांटेज है। जेलस एक पिग के सर को काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस पिग की चमड़ी कुछ ज्यादा ही मोटी है, तो थॉर और बेबीलोन उसकी मदद करते हैं, लेकिन अपना सर कटने के साथ ही वो फिर से एक नया सर उगा लेता है और वो रियलाइज करते हैं कि वो उसे नहीं हरा सकते क्योंकि वो चाहे जितनी मर्जी बार उसे काट दे, वो बार बार अपने हिस्सों को दोबारा उगा लेता है और जितनी बार वो उसे मारते हैं वो उतना ही ज्यादा ताकतवर हो रहा है। वो अपना नाम मेगा मीट बताता है और कहता है कि उसका मास्टर भी नहीं जानता कि उसकी बॉडी काम कैसे करती है। ये सुन के बेबीलोन समझ जाता है कि उसे गिटान ने नहीं बनाया है, जिसके बाद मेगा मीट उसे पंच करके सिटी की दूसरी तरफ पहुंचा देता है, जिसके बाद मेगा मीट उसकी और पिटाई करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन बेबीलोन उससे पूछता है कि वो ह्यूमन से इतनी नफरत क्यों करता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। थॉर भी उसकी कहानी सुनना चाहता है ताकि वो उसे समझकर उसे सही रास्ता दिखा सके, लेकिन जेलस का उसकी कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो थॉर उसके को ही मार देता है। आगे हमें पता चलता है कि उस पिग को एक एल्केमिस्ट ने बनाया था ताकि वो दुनिया से भूखमरी को हटा सके, क्योंकि इस पिग का मीट कभी भी खत्म नहीं होगा। वो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, लेकिन उसकी बॉडी रिजनरेट हो जाती है, लेकिन उसका साइज पहले से बढ़ चुका था और एल्केमिस्ट उसका नाम मेगा मीट रख देता है। वहीं पिग ये देखकर खुश था कि वो लोगों की मदद कर सकता है, लेकिन जब एल्केमिस्ट मीट को खाता है वो बहुत घटिया टेस्ट कर रहा था, तो उसे लगता है कि उसे कोई भी नहीं खाएगा। मेगा मीट ये सुन के गुस्सा हो जाता है और वो लैब को जलाकर वहां से निकल जाता है और वो हर रात को लोगों को अपना मीट टेस्ट करवाता है, लेकिन वो इतना घटिया टेस्ट करता था कि जो भी उसे खाता था वो उल्टियां करने लगता है। इन सब की वजह से वो दुखी हो जाता है क्योंकि उसका जन्म ही खाना बनने के लिए हुआ था, लेकिन वो इतना बुरा टेस्ट करता है कि उसके ऊपर मक्खियां भी नहीं बैठती। गिटान उसे रोता हुआ देखता है और वो अपने हाथ से उसके मीट को खा जाता है। वो कहता है कि ये कमाल का है क्योंकि वो उसकी रिजनरेशन प्रॉपर्टीज को फील कर पा रहा था, लेकिन उसका टेस्ट सच में थोड़ा अजीब है। गिटान कहता है कि उसकी एबिलिटीज ह्यूमंस के लिए नहीं है और उसे इनका यूज करके ह्यूमंस को सजा देनी चाहिए जिन्होंने उसे एक लाइफ स्टॉक की तरह ट्रीट किया। वहीं प्रेजेंट में मेगा मीट कहता है कि वो अपना बदला लेकर रहेगा क्योंकि ह्यूमंस ने उसे खाने लायक नहीं समझा, लेकिन बेबीलोन याद करता है कि शुरू में उसके
उसके और उसके साथियों की हालत कैसी थी। उनके पास जरा सा भी खाने का सामान नहीं हुआ करता था और वो कहता है कि अगर मेगामीट उसे पहले मिला होता तो वो उसे गले लगा लेता। लेकिन मेगामीट कहता है कि जब वो उसे टेस्ट करेगा तो उसकी सोच बदल जाएगी। लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि वो उसे इतनी अच्छी टेस्टी डिश बना देगा कि लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसके बाद बेबीलोन मीट को बनाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन जेलस की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो पूरा एरिया ब्लैक एंड व्हाइट हो रखा है। उस मीट का कलर पर्पल था, तो उन्हें समझ नहीं आता कि बेबीलोन उसे खाने लायक कैसे बनाएगा। लेकिन थॉर उससे कहता है कि उन्हें उसे खाना ही होगा। बेबीलोन देखता है कि वो मीट स्टील जितना मजबूत है और मेगामीट को लगता है कि वो फेल हो जाएगा। लेकिन जब बेबीलोन मीट को छूता है वो नाजुक कली जैसा हो जाता है। वो उस पर ऐसे ही अटैक करने के लिए माफी मांगता है, तो वो मीट खुद ही जाकर आटे में लिपट जाता है और मेगामीट को यकीन नहीं होता कि वो मीट खुद ही कुक होने जा रहा है। बेबीलोन उसे फ्राई करने वाला था, लेकिन मेगामीट को लगता है कि वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक बार जब शेफ ने कुक करने की कोशिश की थी उसकी स्मेल की वजह से उसका पूरा रेस्टोरेंट ही बंद हो गया था। लेकिन बेबीलोन बिना किसी प्रॉब्लम के उसे फ्राई कर देता है। उन दोनों को लगता है कि वो डिश बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है और मेगामीट कहता है कि अगर वो उसे खाने के बाद उल्टी नहीं करते हैं तो वो अपने रास्ते को बदल देगा, क्योंकि उसे यकीन है कि उसने उतनी गंदी स्मेल को बस बैटर के अंदर सील कर दिया है। वहीं वो दोनों बिशप डरे डरे छोटा सा पीस काटते हैं, लेकिन वो उन्हें बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और वो उसे खाते हुए खुद को बिल्कुल बच्चों जैसा महसूस कर रहे थे। वो कहते हैं कि वो बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है, लेकिन मेगामीट को उनके ऊपर यकीन नहीं होता और उन्हें लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं कि वो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो मेगामीट बेबीलोन से पूछता है कि उसने क्या किया। वो उसे बताता है कि उसने बस पकाने से पहले मीट को प्योरीफाई कर दिया था और वो जानता है कि मेगामीट बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को देकर बस लोगों की मदद करना चाहता था। लेकिन सभी लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इसकी वजह से उसका दिल नफरत से भर गया था। बेबीलोन आसपास के सभी लोगों को उसका मीट टेस्ट कराता है, जो कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है, जिसकी वजह से मेगामीट इमोशनल हो जाता है, क्योंकि लोगों ने फाइनली उसे एक्सेप्ट कर लिया था। एक छोटी बच्ची खाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और मेगामीट उससे कहता है कि शेल्टर में वो बाकियों के साथ खाना शेयर करे। लेकिन जेलस उसके मीट का यूज करके अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना चाहता है, तो वो उसे अडॉप्ट करने का डिसाइड करता है। लेकिन मेगामीट बेबीलोन से कहता है कि वो उसे प्योरीफाई कर दे। जेलस उसे समझाता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी पावर्स खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उसकी पावर्स उसके गुस्से और नफरत से आती हैं। लेकिन वो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो एक नॉर्मल पिग बन जाता है तो बेबीलोन उसके टेस्टीएस्ट पार्ट को खा सकता है। बेबीलोन अपने प्योरिफिकेशन स्पेल का यूज करके उसे वापस से एक नॉर्मल पिग बना देता है और मेगामीट कहता है कि वो उस इंसान का पेट भरना चाहता है जिसने उसकी फीलिंग्स को समझा है। वो एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना गोल मटोल पिग बन जाता है और सीधा आग के अंदर कूदने लगता है। लेकिन बेबीलोन उसे पकड़ लेता है, क्योंकि वो उसे नहीं खा सकता था। दूसरी तरफ सिल्फा एना के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रही थी और उसे पीछे जाने पर भी मजबूर कर देती है और वो ये देखकर हैरान थी कि वो उसके लक्सा को सिंपल कैंडल स्टिक से ब्लॉक कर रही थी, जबकि वो आसानी से कट जाना चाहिए था। लेकिन वो उसके मास्टर के मुकाबले कुछ भी नहीं है। सिल्फा ने एक एडवेंचरर के तौर पर बहुत ज्यादा नाम कमाया था और एना उससे पूछती है कि सिर्फ मेट बनने के लिए उसने इतना सब कुछ क्यों छोड़ दिया। सिल्फा कहती है कि क्योंकि वो ऐसे इंसान से मिली थी जिसके साथ वो रहना चाहती है। ये सुन के एना हैरान हो जाती है, लेकिन वो समझ चुकी थी कि वो दोनों ही अपने मास्टर के लिए लड़ रहे हैं। एना अपनी डिवाइन सॉर्सरी का यूज करके वहां पर एक इल्यूजन क्रिएट करती है। सिल्फा देखती है कि उसके चारों तरफ बहुत सारे जॉइंट्स खड़े हो रखे हैं और उसे लग रहा था कि वो सब नकली हैं। लेकिन तभी वो उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, तो वो अपने कैंडल स्टिक का यूज करके उनके अटैक्स को ब्लॉक कर रही थी। लेकिन उन सब के अटैक्स को ब्लॉक करने में उसे मुश्किल हो रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पास एक एमुलेट है और वो उसका यूज तब करना चाहती है जब एना का ध्यान भटा हो। एना जब सिल्फा को लड़ते हुए देखती है वो सोचती है कि सिल्फा नोबल और सुंदर है, लेकिन वो उसकी बिल्कुल उल्टी है, बदसूरत और बुरी। उसके मास्टर ने उससे कहा था कि अगर वो उसे फॉलो नहीं करना चाहती तो वो जा सकती है, लेकिन उसने उसी के साथ रहने का डिसाइड किया। तभी एना देखती है कि सिल्फा की कैंडल स्टिक टूट चुकी है और इस मौके का फायदा उठाकर वो उसके ऊपर अटैक करने जाने लगती है। लेकिन तभी सिल्फा एमुलेट का यूज करके एक लक्सा स्वॉर्ड को समन करती है और उससे एना के ऊपर अटैक करके उसके दोनों वेपन्स गिरा देती है और अपने अगले अटैक से उसे हरा भी देती है। लेकिन एना सिल्फा से पूछती है कि उसने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। उसे पता है कि सिल्फा ने जानबूझकर तलवार की धार को कम रखा था। वो बताती है कि लॉर्ड ने उसे एक मार्बल दिया था और कहा था कि इससे वो लक्सा को समन कर सकती है, क्योंकि उसे पता था कि चर्च उनकी तलवारों को ले लेगी। वो बताती है कि उसका मास्टर बहुत समझदार और हीरोइक है, लेकिन बीच बीच में वो उसे डांट भी लगाती है, क्योंकि वो छोटी छोटी गलतियां करता ही रहता है। वो कई सारी चीजें भी छुपाता है, लेकिन वो इसका इंतजार करेगी जब वो खुद उसे सब कुछ बताएगा। तभी उसे पता लगता है कि उसका सारा माना खत्म हो चुका है और उसे यकीन नहीं होता कि एक सिंपल सी लक्सा स्वॉर्ड बनाने में इतना माना लगता है। एना कहती है कि वो कभी भी अपने मास्टर को डांट नहीं लगा सकती, लेकिन उसे लगता है कि वो चाहते हैं कि कोई उन्हें रोके। पास्ट की किसी चीज की वजह से उनका दिल अंधेरे से भर चुका है, लेकिन वो उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ एशर और सारिया को शीरो पियानो की जगह पर लेकर जाता है। वो देखते हैं कि पूरे शहर में आग लग चुकी है, तो सारिया एशर से कहती है कि वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो जाए। वो ड्रैगन सिटी पर अटैक करना जारी रखता है और बॉट्स क्रो को प्रोटेक्ट कर रहा है और उससे कहता है कि वो अपनी पावर्स को यूज करना बंद कर दे, क्योंकि इससे उसके शरीर पर और बुरा असर पड़ेगा। लेकिन तभी वो देखती
देखता है एक बच्चे को वो ड्रैगन को चलने वाला था, तो वो अपनी कर्स्ड स्पीच का यूज करके उस ड्रैगन को कुछ पलों के लिए रोक देता है और बॉट्स उस बच्चे को जाकर बचा लेता है। लेकिन इससे क्रो की हालत और भी ज्यादा बुरी हो जाती है। बॉट्स उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन क्रो कोई जवाब नहीं देता। वहीं इन सारी भाषण के दौरान डांटे सुट्टा मार रहा था और ये देखकर रैन को लगने लगता है कि वो शायद बुरा इंसान है। लेकिन तभी वो बिशप उससे कहता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है, तो रैन उसे घसीट कर साइड में ले जाने लगती है। डांटे उससे पूछता है कि क्या वो जानती है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। रैन को समझ नहीं आता कि उसे सच बताना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन फिर भी वो उस पर भरोसा करके बता देती है कि इन सब के पीछे गिटान का हाथ है। दूसरी तरफ लॉयड गिटान के स्वॉर्ड को अपने बैरियर से ब्लॉक करता है और उसे पता लगता है कि वो प्योरीफाई सॉर्सरिंग का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर रहा है। वो देखता है कि गिटान की तलवारों पर अलग अलग सिंबल्स बने थे जिनके जरिए उन तलवारों को बता रहा है कि वो किस तरह की प्योरीफाइंग सॉर्सरी का यूज करें। वो गिटान के ऊपर फायरबॉल से अटैक कर देता है, तो गिटान एक तलवार की सिंबल को चेंज करके उसके फायरबॉल को प्योरीफाई कर देता है। इससे लॉयड को पता चल जाता है कि सिंबल्स को बदलने में गिटान को थोड़ा समय लगता है और जिस मैजिक को भी वो प्योरीफाई करना चाहता है उसके बारे में उसे पता होना चाहिए। साथ ही वो एक बार में सिर्फ 3 सिंबल्स का यूज कर सकता है। लेकिन फिर भी गिटान उसे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था क्योंकि वो गॉड के माना सिग्नेचर को चेंज कर पा रहा है। बॉट उस बच्चे से कहता है कि वो शेल्टर की तरफ जाए, वहाँ पर उसकी माँ उसका इंतजार कर रही है और वो ड्रैगन क्रो को क्रश करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन एन वक्त पर बॉट आकर उसे बचा लेता है। बॉट क्रो को बताता है कि सारे सिविलियंस यहाँ से बचकर जा चुके हैं और हमें पता लगता है कि वो अपनी पावर्स का यूज करके उन सबको बचा रहा था, चाहे ऐसा करने के दौरान उसका शरीर अंदर से ही टूट रहा हो। बॉट्स देखता है कि वो ड्रैगन उनके ऊपर हंस रहा है और वो अपने लक्सा को उससे लड़ने के लिए समन करता है, लेकिन वो उसे मुक्का मार के दूसरी दीवार में घुसा देता है। बॉट्स गुस्सा था क्योंकि क्रो ने अब तक जो कुछ भी किया था वो ड्रैगन उसके ऊपर हंस रहा है, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी वो खुद को खड़ा नहीं कर पा रहा था और वो ड्रैगन क्रो को मारने वाला था। लेकिन एन वक्त पर टाओ और सिल्फा पहुंचकर उसे बचा लेती हैं। वो टकले बिशप्स भी उनके पास पहुंच जाते हैं और वो क्रो को हील करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बॉट्स को बताते हैं कि उसकी पहले ही मौत हो चुकी है। वहीं वो ड्रैगन उन दोनों के ऊपर एनर्जी ब्लास्ट से अटैक करने वाला था, लेकिन वो अपनी स्किल का यूज करके उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देती है जिससे वो आसमान में चला जाता है। इससे सिल्फा का हाथ जख्मी हो जाता है, लेकिन वो कहती है कि उसे कुछ भी नहीं होगा और वो अब भी उस ड्रैगन से लड़ना चाहती है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ जब उस ड्रैगन का जन्म हुआ था, गुस्सरमे की पावर्स को महसूस करके वो समझ चुका था वो बस उसका स्लेव है और उसे जिंदगी भर उसे सर्व करना है। इसके बाद वो गुस्सरमे के साथ हमेशा लॉयल रहा और लॉर्डस तक पहुंचने में मदद की, लेकिन जब गुस्सरमे ने जेड की बॉडी पर कब्जा किया उसे अब उस ड्रैगन की कोई जरूरत नहीं थी और वो उसे मार डालता है। लेकिन इससे पहले कि वो मर जाता वहाँ पर गिटान आ जाता है। एना गिटान को बताती है कि उस महल के अंदर एक डीमन लॉर्ड है और उसे लगता है कि गिटान अपनी डिवाइन सॉर्सरी से उसे हरा सकता है। वहीं ड्रैगन ये सोच रहा था कि वो दोनों गुस्सरमे से डर क्यों नहीं रहे। गुस्सरमे कहता है कि वो डीमन लॉर्ड के दिल को प्योरीफाई नहीं कर सकता क्योंकि जब वो कुछ भी बुरा करते हैं उन्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगता। गिटान उस ड्रैगन की तरफ जाने लगता है जिसे लगता है कि अब वो उसका नया मास्टर है। गिटान उसे एक काइमेरा में बदल देता है और कहता है कि वो अपने नए शरीर का यूज करके डिसाइड करे कि उसका जिंदगी में पर्पस क्या है। उसका आधा से ज्यादा शरीर दूसरों की पार्ट से बना हुआ था, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस अभी भी सेम है। अगर तुम्हारे पास कहीं और जाने की जगह नहीं है तो तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी कर रहा हूँ और मैं भी तुम्हारी तरह खो चुका हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ वो ड्रैगन कहता है कि अब उसे समझ आने लगा है कि उसका पर्पस क्या है और वो अपने हाथ से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। सिल्फा देखती है कि वो टाओ को खत्म करने वाला था, तो वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके उसके हाथ में छेद कर देती है, लेकिन वो उसे जमीन में घुसा देता है और कहता है कि अब उसे मजा आने लगा है। वो देखता है कि बॉस उन टकले बिशप से क्रो को हील करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और वो समझ जाता है कि उसे इतनी खुशी उन सब के दुख और तकलीफ भरे एक्सप्रेशंस देखकर हो रही है। वो ऐसे चेहरे और भी ज्यादा देखना चाहता था, तो वो सीधा शेल्टर की तरफ अटैक करने वाला है। टाओ और बॉस उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो आसानी से उन दोनों को पीछे ढकेल देता है। दूसरी तरफ शेल्टर में भी उन सबको पता लग जाता है कि वो लोग मरने वाले हैं। तभी बॉट्स कहता है कि वो किसी की भी मदद लेने को तैयार है, चाहे वो एक डीमन ही क्यों ना हो। तभी वहाँ पर ग्रिम आ जाता है जो ड्रैगन को जोर की पंच मारता है। सभी लोग उसे देखकर हैरान थे। वहीं जिरल क्रो के पास जाता है और ग्रिम को बताता है कि वो उसे हील करने पर फोकस करेगा। वहीं ग्रिम को देखकर उस ड्रैगन की फट जाती है और वो दोनों लड़कियां उससे पूछती हैं कि वो है कौन, तो वो उन्हें बताता है कि वो बस एक एडवेंचरर है, लेकिन उन दोनों को उसकी सींग जानी पहचानी लग रही थी, तो वो उन्हें छुपाता हुआ कहता है कि वो बस एक्सेसरीज हैं। जिरल ने ग्रिम से कहा था कि वो अपनी फॉर्म को ह्यूमन जैसा बना ले, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो लोग उसे मॉन्स्टर समझकर उससे ही लड़ने लगेंगे। ड्रैगन ग्रिम को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिम उसके हाथ को तोड़कर वहां से बाहर आ जाता है और बाकियों से कहता है कि क्रो को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि जिरल उसे हील कर रहा है। वो क्रो को मरने नहीं देगा और वो टाओ से पूछता है कि क्या आसपास के इलाके में अभी भी सिविलियंस मौजूद हैं। टाओ उसे बताती है कि सभी सिविलियंस को यहाँ से ले जाया जा चुका है। तो ग्रिम उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने लगता है और साथ ही उसकी बेइज्जती कर रहा था। जब तुम मेरे दोस्तों पर हमला कर रहे थे मैंने तुम्हारी हंसी की आवाज सुनी। एक ब्लैक ड्रैगन खुद ह्यूमन की दुनिया में नहीं पहुंच सकता, तो यानी जो भी यहाँ
पर तुम्हें लेकर आया है उसने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बुरा नहीं लग रहा क्योंकि नेदरवर्ल्ड में कमजोर तो वैसे ही मारे जाते हैं और तुमने सिटी में इतनी तबाही मचा दी। तुम्हें देख के तो मुझे दया आने लगी है, यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन वो ड्रैगन हार मानने को तैयार नहीं था और वो ग्रिम के ऊपर अटैक करने जाता है तो ग्रिम अपने स्किल को यूज करने की तैयारी करने लगता है। वहीं वो ड्रैगन सोच रहा था कि ग्रिम बहुत दयालु है क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी उसने उस ड्रैगन को वहां से जाने का मौका दिया, लेकिन वो वापस नहीं जा सकता था क्योंकि वो चाहता है कि उसकी मौत एक ड्रैगन की तरह हो। और वो ग्रिम के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ग्रिम की स्किल उससे कहीं ज्यादा पावरफुल थी और वो उस ड्रैगन के अटैक के साथ साथ उस ड्रैगन को भी जलाकर राख में बदल देता है। मरते वक्त वो याद करता है कि गिटान ने अपने सभी काइमेरास को एक बॉल दी थी जिसमें लूमा मैक्सिमा है। वो इसका यूज करके जब चाहे मर सकते हैं और ये कोई धोखा देने वाली बात नहीं होगी क्योंकि वो उन लोगों को अपने साथियों जैसा नहीं समझता। लेकिन ड्रैगन उसका यूज नहीं करता और वो गिटान का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसी की बदौलत वो लड़ते लड़ते मर सका। ग्रिम उस ड्रैगन को खा जाता है और देखता है कि उसकी पावर्स बढ़ गई हैं, लेकिन वो अभी एक डीमन लॉर्ड को हराने जितना ताकतवर नहीं हुआ है। इसके बाद जिरल भी उसके पास आ जाता है और बताता है कि उसने क्रो को बचा लिया है, लेकिन वो इतना ज्यादा थक चुका है कि वो अपनी एक उंगली भी नहीं हिला पा रहा है। ग्रिम को लगता है कि अब यहाँ पर सभी लोग सेफ रहेंगे और उन्हें लॉर्ड की मदद करने के लिए आसमान में जाना चाहिए। वहीं इससे कुछ समय पहले गिटान ग्रिम के अटैक को देखता है और उसे पता लगता है कि उसके सभी काइमेरास हार चुके हैं, लेकिन वो अपनी 10 कमांडमेंट्स नाम की स्किल का यूज करता है और शहर के चारों तरफ 10 अंडे गिराता है। उनमें से एक एग चर्च के अंदर गिरता है जिसके अंदर से एस रैंक काइमेरा बाहर आता है, जिससे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और गिटान कहता है कि उसके सभी काइमेरास उतने ही ताकतवर हैं। लॉयड अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज करके उन सभी काइमेरास को खत्म करने वाला था, लेकिन गिटान बिना रुके उसके ऊपर अटैक करने लगता है क्योंकि लॉयड बिना फोकस किए अपनी स्किल का यूज नहीं कर सकता। दूसरी तरफ एक काइमेरा गालिलिया को नीचे गिरा देता है और उसके वेब को हटा देता है, जिसकी वजह से वो सभी छोटे छोटे मॉन्स्टर्स अब सिटी के अंदर जा सकते हैं। उन दोनों को लगता है कि ये काइमेरा जिस काइमेरा को उन्होंने हराया उससे ज्यादा ताकतवर है और उन्हें यहाँ से वापस चलना चाहिए। दूसरी तरफ शेल्टर में सभी लोग बाहर जाने के लिए भागने लगते हैं और गार्ड से कहते हैं कि वो दरवाजे को खोल दें, लेकिन कैटरीना उन्हें समझाती है कि वो बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर का इलाका अभी भी मॉन्स्टर से भरा हुआ है। लेकिन एक बंदा उससे कहता है कि अगर वो यहाँ से नहीं निकले तो वो काइमेरा उन सबको खत्म कर देगा। तभी वो काइमेरा पीछे से कैटरीना के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन जो एडवेंचरर्स घायल हुए थे वो उसे बचा लेते हैं और उससे कहते हैं कि वो यहाँ से चली जाए, तब तक वो काइमेरा को रोक कर रखेंगे। लेकिन ये देखकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि भगवान ने उनका साथ छोड़ दिया है। दूसरी तरफ गिटान अभी भी लॉयड के ऊपर अटैक कर रहा था और वो अपनी टेलीपोर्टेशन को कास्ट नहीं कर पा रहा है। मैं भगवान में नहीं मानता, क्या तुम्हें लगता है कि तुम भगवान कहलाने के लायक हो? दूसरी तरफ लॉयड के दोस्त उन काइमेरा से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इतनी देर से लड़ने की वजह से वो बुरी तरह से थक चुके हैं। और वहीं एक काइमेरा एना की तरफ बढ़ रहा है और उसे लगता है कि वो मरने वाली है। गिटान बताता है कि उसका गोल कंट्री के ऊपर कब्जा करना है ताकि वो इसका रिलीजन बदल सके, क्योंकि वो लोग ऐसे भगवान को मानते हैं जो कि है ही नहीं। और इस गोल को अचीव करने के लिए उसे कुछ लोगों की बलि तो चढ़ानी ही होगी। तभी अचानक से एशर और सारिया परफॉर्म करने लगती हैं और हमें पता चलता है कि एशर की डिवाइन सॉर्सरी उनके म्यूजिक की रेंज को बढ़ा सकती है। इसकी वजह से वो पूरी सिटी उनके गाने को सुन पा रही थी। उस स्पेल में कोई ताकत नहीं थी, तो वो ना ही मॉन्स्टर को हरा सकती है ना ही लोगों को हील कर सकती है, लेकिन इससे लोग शांत हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो काइमेरास भी बड़े ही ध्यान से गाने को सुन रहे थे। उस गाने को सुनकर गिटान को भी अपना पास याद आने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर लॉयड अपने टेलीपोर्टेशन स्पेल को कास्ट करता है और सभी काइमेरा को एक ही झटके में खत्म कर देता है। मुझे तुम्हारे पास्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस तुम्हारा मैजिक इंटरेस्टिंग लगता है और अगर मैं तुम्हें पकड़ पाया तो मैं तुम पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने वाला हूँ। तो चलो हमारी फाइनल फाइट को शुरू करते हैं। रन, सिचुएशन बदल चुकी है, मुझे जाना होगा। ये गाना हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। इन काइमेरास के सर भी तब उड़े जब ये गाना शुरू हुआ। मैं जानता हूँ इन सब के पीछे किसका हाथ है। लेकिन जो काइमेरा उसके सामने था वो अभी भी जिंदा था और वो डांटे के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो अपनी डिवाइन सॉर्सरी का यूज करके उस काइमेरा के टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है कि वो एशर को ढूंढने जाएगा। रैन कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी और उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि वो काइमेरास को तब क्यों मारने लगा जब उसे गिटान के बारे में पता लगा और वो इस तरह से लड़ रहा था कि रैन को उसकी मदद करने का मौका भी नहीं मिला। तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने सिविलियंस की बहुत मदद की है, बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। जब रैन डांटे को जाता हुआ देखती है वो बिल्कुल उसे जेड की तरह लग रहा था और वो गिटान को हराने का मन बना चुका है और सोचता है कि जब वो पहली बार उससे मिला था तभी उसके अंदर के अंधेरे के बारे में उसे पता लग जाना चाहिए था। और अब फिर से समय है एक छोटे से फ्लैशबैक का। गिटान अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था और वो अपने बेटे के लिए गाना भी गाया करता था और भले ही वो बेसुरा हो लेकिन उसे उसका गाना बहुत पसंद आता था। इसके बाद वो चर्च के अंदर भी गाना गाने लगा और जो भी गॉड के लिए फेथफुल थे उनके ऊपर डिवाइन सॉर्सरी कास्ट किया करता था। लेकिन तभी जिरल ने उसे कांटेक्ट किया और उससे कहा कि उसकी सड़ी हुई आवाज उसे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन काफी सारे लोग उस पर निर्भर हैं। तो चमगादड़ सा गाना गाने के बावजूद भी वो उसे परमिशन दे देता है, यानी बिना किसी रिचुअल के वो डिवाइन सॉर्सरी कास्ट कर सकता है। बिशप बनने के बाद वो एक गुंडे से मिलता है जो कि उसे टेस्ट करना चाहता था और उससे कहता है
कि वो प्योरिफिकेशन का उसके ऊपर यूज करे, लेकिन वो अपनी लक्सा से उसकी कुटाई कर देता है और कहता है कि वो प्योरिफिकेशन पर इतना निर्भर ना करे क्योंकि वो अब भी अपने अंदर के अंधेरे को खुद खत्म कर सकता है। हमें पता चलता है कि वो गुंडा असल में डांटे था और उस घटना के बाद वो गिटान की तरह ही कपड़े पहनने लगा क्योंकि वो उसी की तरह बनना चाहता था और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। लेकिन कई चीजों में उनकी पटरी नहीं बैठती तो उनके झगड़े भी होते हैं। गिटान को एनेस्थेसिया उसके घर के बाहर दिखती है। वो काफी कमजोर लग रही थी तो गिटान उसे अपने घर के अंदर आने को कहता है ताकि वो उसकी वाइफ का खाना खा सके। एना उसे बताती है कि उसके फादर ने बाहर रुक कर नजर रखने को कहा था और जब गिटान अंदर जाता है वो देखता है कि उसकी बीवी और बच्चे मारे जा चुके हैं और उसे एना के फादर ने मारा था, जिससे इतनी भूख लगी है कि वो घर का जो मर्जी सामान खाने में लगा हुआ है। ये सब देखकर गिटान को भगवान पर गुस्सा आ जाता है और वो सोचने लगता है कि भगवान ने उसकी फैमिली को क्यों नहीं बचाया, एक अनजान इंसान उसके घर में कैसे घुस गया, उसकी भगवान की इतनी सेवा करने का आखिर फायदा क्या है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो हिम्मत करके उस आदमी को प्योरीफाई करने जाता है, लेकिन उस आदमी पर उसके स्पेल का कोई असर नहीं होता तो वो आदमी घर के सामान को खाना जारी रखता है। गिटान उसके ऊपर और भी ज्यादा ग्लो स्पेल्स को कास्ट कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से भूख की वजह से उसकी मौत हो जाती है और गिटान को पता लगता है कि उसकी ग्लो स्पेल इसलिए उस पर काम नहीं कर रही थी क्योंकि उसके इंटेंशंस प्योर थे। उसने उसके बीवी बच्चों को इसलिए मारा था क्योंकि उसे भूख लगी थी और अब वो अपने विश्वास पर ही सवाल उठाने लगता है। उसे लगने लगता है कि जिनका दिल प्योर होता है वो कहीं असल में अंदर से राक्षस तो नहीं होते, क्योंकि अगर उसका दिल प्योर है तो उसे हर चीज के लिए माफ किया जा रहा है। उसके दोस्त इसके बारे में उससे बात करते हैं, लेकिन गिटान कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसे भगवान पर भरोसा है, लेकिन वो असल में झूठ कह रहा था। वहीं सभी लोग उसे महान समझने लगते हैं और उसे प्योरीफाई करने के बाद उसे पोप बना दिया जाता है। लेकिन उस प्योरिफिकेशन का गिटान के दिल के ऊपर कोई असर नहीं होता तो उसे लगता है कि वो शायद इविल नहीं है और वो कंट्री के रिलीजन को बदलने के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। ए अंकल कितना पकाओगे यार, इतना दुखी कर दिया कि पूरी दुनिया तेरे चक्कर में ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। तुम मेरी कहानी सुनना नहीं चाहते क्योंकि तुम भगवान हो, लेकिन यही वजह है कि तुम्हें वो सब सुनना ही होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर क्यों पहुंचा हूँ। और वो फिर से अपनी बकवास की कहानी सुनाने वाला था तो लॉयड गुस्से में उसके टकले पर मारता है। दूसरी तरफ सभी लोग एशर के गाने को सुन रहे थे और थोर को लगता है कि उसी की गाने की वजह से सभी कैमरास के सर फूट गए, लेकिन बेबीलोन जानता है कि इन सब के पीछे लॉयड का हाथ था। वो एशर के गाने में कुछ गड़बड़ भी महसूस कर रहा था और वो बस उम्मीद करता है कि एशर को कुछ भी ना हो। दूसरी तरफ एशर की तरफ काफी सारे कैमरास अटैक करने के लिए बढ़ रहे हैं, लेकिन शिरो उसे बचा रहा है। गिटान दर्द में चिल्ला रहा था, वहीं लॉयड मस्ती में गाने के मजे ले रहा है और कहता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है, लेकिन तभी वो उसका एक हाथ काट देता है। लॉयड उससे कहता है कि वो म्यूजिक पर ध्यान दे क्योंकि वो बीट्स के ऊपर उस पर अटैक करने वाला है। तभी लॉयड उसका एक और हाथ काट देता है। गिटान को लगता है कि वो टेलीपोर्टेशन का यूज कर रहा है, लेकिन जब भी वो उसका यूज करता था थोड़ा सा डिले होता है। लॉयड उसे बताता है कि वो कंसीलमेंट का यूज कर रहा है तो उसका मैजिक इनविजिबल और बहुत ज्यादा तेज है। वो गिटान के ऊपर आइस और फायर मैजिक से अटैक करता है और वो समझ जाता है कि लॉयड के अटैक्स को वो टाइम पर ब्लॉक नहीं कर पाएगा तो वो ब्लाइडेड की तरह स्पाइनल थ्रेड्स का यूज करने लगता है और उनकी मदद से वो लॉयड के एक अटैक को डॉच कर लेता है। लेकिन तभी लॉयड एक मीटियोर को लेके उसके ऊपर पहुंच जाता है। गिटान देखता है कि लॉयड काफी तेजी से और काफी सारे अटैक्स साथ में कर रहा है तो उसे फोकस करना होगा, लेकिन एशर की सिंगिंग की वजह से वो फोकस नहीं कर पाता और लॉयड गिटान के ऊपर 7 गॉडेसेस से अटैक कर देता है। गिटान को समझ नहीं आता कि उसके स्पाइनल थ्रेड्स उसके रिएक्ट करने से पहले कैसे टूट गए और उसे ये भी नहीं पता था कि लॉयड किस तरह का मैजिक यूज कर रहा है। और इन सब से उसके लिए एक चीज क्लियर हो जाती है कि लॉयड मैजिक में उससे कहीं ज्यादा ऊपर है। तुमने कहा था ना डिवाइन सॉर्सरी का तुम पर असर नहीं होगा तो क्यों ना इसे टेस्ट किया जाए। तो लॉयड एक बड़ा सा मैजिक लाइट बनाता है और अपने ग्लो स्पेल को गिटान के ऊपर कास्ट कर देता है, लेकिन गिटान उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और लॉयड देखता है कि उसने एंटी डिवाइन सिंबल्स का यूज किया था, पर क्योंकि वो एक साथ सिर्फ 3 सिंबल्स का यूज कर सकता है लॉयड को लगता है वो उसके डिफेंसेस को तोड़ सकता है। तभी उसके पास ग्रिम और जिरल आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि वो उसके ऊपर दया ना दिखाए, लेकिन लॉयड उनकी एक भी बात नहीं सुनता और उन्हें अपने हाथ में अब्सॉर्ब कर लेता है। तुम देख पा रहे होगे एशर के गाने में रुकावटें आ रही है क्योंकि जब तुम मुझसे लड़ रहे थे मैंने अपने काइमेरास को उसे मारने के लिए भेज दिया था, तो अब तुम उन्हें बचाओगे या मुझसे लड़ोगे। अंकल तू पागल है क्या, मुझे तो ये कब का पता है। ये सुन के गिटान हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो उन्हें बचाने क्यों नहीं जा रहा। इसके बाद हम शीरो को देखते हैं जिसके ऊपर काइमेरास टूट पड़े हैं और वो काफी जख्मी भी हो चुका है, लेकिन सारिया उससे कहती है कि उसे दर्द और गुस्सा आ रहा है तो वो चिल्ला सकता है, इससे उनके गाने पर कोई असर नहीं होगा। तो शीरो हाउल करने लगता है और चिल्लाता हुआ उन काइमेरास से लड़ रहा था और इसके लिए सारिया अपने म्यूजिक को उसके साथ मैच कर देती है। दूसरी तरफ लॉयड कहता है कि वो कुछ ट्राई करना चाहता है, जो देख के गिटान डर जाता है क्योंकि लॉयड एक साथ 3 एलिमेंट्स को कास्ट करने वाला था। वो जानता है कि अगर वो तीनों स्पेल्स को ब्लॉक करता है तो लॉयड उसके ऊपर प्योरीफाई स्पेल से अटैक कर देगा, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो वो अपने सिंबल्स को रेडी करता है और जब लॉयड अटैक करने जाता है उसकी वजह से बादल भी जमने लगते हैं। गिटान उसके अटैक को बहुत ही मुश्किल से ब्लॉक कर पा रहा था और कहता है कि लॉयड बिल्कुल पागल है क्योंकि उसका ये स्पेल पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और हम देखते हैं कि लॉयड के स्पेल की वजह से वहां पर एक तूफान सा आ चुका है और जब ये सब लोग देखते हैं उन्हें लगता है कि भगवान उनके ऊपर गुस्सा है। दूसरी
दूसरी तरफ शीरो देखता है कि काइमेरास एशर के पास पहुंचने वाले हैं, लेकिन एन वक्त पर एना और डांटे आकर उसे बचा लेते हैं। रन शीरो को ठीक देखकर खुश थी। दूसरी तरफ एना ये सोच रही थी कि गिटान आखिर लड़ किससे रहा है। डांटे कहता है कि इतनी पावर को देखकर तो साफ है कि गिटान गॉड से लड़ रहा है। वहीं गिटान ये सोच रहा था कि इतनी बुरी चीजें करने के बाद भी भगवान ने उसे सजा क्यों नहीं दी है। तभी वो अपने बेटे को देखता है जो अपनी माँ से पूछता है कि क्या वो उनके साथ गाना गा सकता है। वो याद करता है कि अपनी फैमिली के साथ वो कितना खुश रहा करता था और इसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि वो बहुत घटिया गाना गाता है, लेकिन उसके बेटे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो उसे गले लगाने के लिए उसकी तरफ कूदता है। तभी गिटान देखता है कि लॉयड उसके ऊपर अटैक करने वाला है, तो गिटान लॉयड के ऊपर लूमा मैक्सिमा से अटैक कर देता है, लेकिन लॉयड हंसता हुआ उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था और उसके ऊपर अपने लूमा मैक्सिमा से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से आसमान में छेद सा हो जाता है और उसका स्पेल जमीन पर गिरने लगता है, जो देखकर लोग बहुत खुश थे और इसकी वजह से उनकी इंजरीज भी हील हो रही थी। डांटे को समझ नहीं आता कि यहाँ पर हुआ क्या। वहीं एना याद करती है कि गिटान ने उससे कहा था कि वो जहाँ भी जाता है बारिश उसे फॉलो करती है, शायद इसलिए क्योंकि ऊपर वाला उससे नफरत करता है। एना रोने लगती है क्योंकि उसने गिटान की मदद करने के लिए कुछ भी नहीं किया था। वहीं डांटे कहता है कि उसे प्यूरिफिकेशन स्पेल से नफरत है क्योंकि इसकी वजह से लोग अपनी दिल की बातें कहने लगते हैं। लॉयड के स्पेल की वजह से सभी के दिल साफ हो जाते हैं और वो गिटान से पूछता है कि क्या वो इसके ऊपर काम किया, क्योंकि वो जरा भी बदला हुआ नहीं लग रहा है। लॉयड उससे पूछता है कि वो जब चाहता बिशप्स को जैसे चाहे यूज कर सकता था, तो उसने ऐसा किया क्यों नहीं। गिटान कहता है कि वो उन सबको तैयार कर रहा था ताकि वो फेस्टिवल के दौरान उससे फाइट करें और वो लोग गॉड की जगह उसे जज करते, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि लॉयड और एशर उसे रोक देंगे और उसे लगता है कि एशर की आवाज में जरूर भगवान होंगे। लेकिन लॉयड उसे बताता है कि एशर ने चर्च को इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि उसे लोगों के सामने गाना पसंद है। गिटान को यकीन नहीं होता कि उसके गाने का रीजन भगवान से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। लॉयड उसे ब्लाइडेड की तलवार दे देता है और कहता है कि वो लॉर्डस में उसका इंतजार करेगा। इसके बाद पूरे कैपिटल में खबर फैलाई जाती है कि गिटान को किसी ने मार दिया है और उसने पोप का भेस बना लिया था ताकि वो फेस्टिवल में घुसकर तबाही मचा सके। एल्बर्ट को न्यूज पर यकीन हो जाता है और उसे लगता है कि जो इन सब के पीछे था वो भगवान से नफरत करता है, लेकिन जेलस गुस्सा हो रखा था क्योंकि वो जानता है कि इन सब के पीछे गिटान का ही हाथ है। थॉर उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि बाकी के बिशप्स अभी भी सच्चाई को नहीं जानते और डांटे उनसे कहता है कि अगर सच्चाई बाहर आ गई तो उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा और तब शायद वो कंट्री को भी ना संभाल पाए। जेलस को लगता है कि उन्हें नई लीडर की जरूरत है जो लोगों को गाइड कर सके और इसके लिए उससे बेहतर कौन हो सकता है, लेकिन डांटे कहता है कि उन्हें पोप के लिए परफेक्ट कैंडिडेट पहले ही मिल चुका है। दूसरी तरफ गामो एशर के पास पहुंचा हुआ था और उससे कहता है कि वो अगली पोप बने। एशर को लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन गामो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसे ट्रायल के लिए जल्दी चलना चाहिए। ये सुन के एशर का दिमाग खराब हो जाता है। दूसरी तरफ सारिया पियानो बजा रही थी और वो देखती है कि लॉयड उसके रूम में है। लॉयड उसे डिस्टर्ब करने के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन वो उसे याद दिलाती है कि उसने सब कुछ प्रेडिक्ट किया था और कहा था कि उसकी एशर के साथ परफॉर्मेंस लड़ाई के विजेता को डिसाइड करेगी। लॉयड कहता है कि उन दोनों की परफॉर्मेंस उससे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी और सारिया जानती है कि वो दोनों ही थोड़े अजीब हैं, जो कि अपने पैशन के पीछे बिल्कुल पागल हैं। तो वो लॉयड से कहती है कि उसने भी बहुत अच्छा किया। इसके बाद वो फिर से पियानो को बजाने लगती है और लॉयड देखता है कि वो उसके स्पेल को म्यूजिक के जरिए फिर से बना रही है, जिसकी वजह से वो घबरा जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि सारिया को पता लगे कि वो गिटान से लड़ा था। वो कहता है कि छुपने वाली जगह से वो कभी बाहर ही नहीं निकला, तो उसे नहीं पता कि बाहर क्या हुआ था। लेकिन सारिया उससे कहती है कि उन दोनों ने ही फेस्टिवल के दौरान बहुत मजे किए थे। जिसके बाद लॉयड फिर से पढ़ने चला जाता है और सारिया म्यूजिक प्ले करती है। इसके बाद हम सभी को लॉर्डस में देखते हैं जहाँ जिरल लड़कियों के साथ नहाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन ग्रिम उसे फिर से एक चमाटा मारता है और गालालियो उसे बताता है कि मिक्स बाथ में सिर्फ प्रिंस लॉयड ही जा सकते हैं। एशर कहती है कि वो पोप बनने के लिए तैयार नहीं है। तभी वहाँ पर लॉयड आ जाता है, जिसे देखकर टाओ और रन डर जाती हैं और उससे पूछती हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन एशर लॉयड से पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसी घटिया चीजों के जवाब मैं क्यों दूं, तुम सब अपना देखो यार। तो एशर उसे धमकी देने लगती है, अगर उसने सही सलाह नहीं दी तो वो उसे पोप बनने के लिए नॉमिनेट कर देगी। सिल्फा इसके खिलाफ है क्योंकि वो चाहती है कि लॉयड पैलेस में उसके साथ रहे। सारिया कहती है कि पोप बनने के लिए एशर बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि उसे गाना बहुत पसंद है और एक बार वो पोप बन गई तो पूरी दुनिया उसका गाना सुनेगी। ये सब सुनने के बाद एशर भी पोप बनने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो नए पोप की तरह सभी के सामने गाना गाती है। लामी और गिटान ब्लाइडेड के रिमेन्स को दफनाते हैं, जिस दौरान बाकी के सभी लोग एशर की परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे थे। और इन सब चीजों के दौरान हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जो कि मुझे पता है कौन है, लेकिन क्या पता वो अगले सीजन में किस तरह हमें पता लगे, तो कहीं स्पॉइलर ना हो जाए। तो सीजन 2 यहीं पर खत्म होता है। अगला सीजन होपफुली अगले साल आ जाएगा, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।